इमेजिन करो, तुम्हारी नींद खुलती है और तुम्हें पता चलता है कि एक इन्वेडर्स की आर्मी तुम्हारे गिल्ड का पूरा सफाया कर रही है। जैसे ही वो मैप पर अपीयर होता है, सारे बंदे उस पर एक साथ रश करने की कोशिश करते हैं। पर फनी बात तो ये थी कि कोई भी इस बंदे को 1 पॉइंट का डैमेज भी डील नहीं कर पा रहा था। इन्वेडर शॉक में फ्रीज हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी एचपी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। कुछ ही सेकंड्स में इस बंदे ने पूरी फाइट पलट दी और एक इंसेनली फास्ट अटैक से सबको काट के रख दिया। उनका लीडर वहीं जम गया, ये समझने की कोशिश में कि आखिर हो क्या रहा है। जो लोग बच गए थे उन्हें आंख झपकाने का टाइम भी नहीं मिला। सिर्फ उनको क्लियर करके उसको शांति नहीं मिली। उसने उनकी ड्रॉप लूट को एज अ बेट यूज किया और भी दुश्मनों को बुलाने के लिए, और दोबारा मैप वाइप कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बंदा सच में एक 1 मैन आर्मी है। उसने अकेले ही पूरी इन्वेडर स्क्वाड को क्रश कर दिया और सबको स्पीचलेस छोड़ दिया कि आखिर ये मॉन्स्टर है कौन। ये है लू चेन, और इसकी स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। गेम लॉन्च होने से पहले अपना मेन कैरेक्टर एक रिच और पावरफुल बंदा था, पर फिर एक रॉबरी हुई जिसमें उसको इतना बुरी तरह पीटा गया कि वो गर्दन के नीचे से कंप्लीटली पैरालाइज हो गया। वो बेसिकली अपने सबसे बुरे फेज में था और उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर उसकी बहन ली यू रोज घर आती और उसे हर पॉसिबल तरीके से चेयर अप करने की कोशिश करती। वो उसकी गोद में लेट जाती है और कहती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखेगी जब तक वो दोबारा मुस्कुराने नहीं लगता। जब वो उसे जमीन पर गिराती है, लू चेन थोड़ा एक्साइटेड होने लगता है, पर तभी वो अपना सिर उसके चेस्ट पर रखती है और एग्जॉशन की वजह से बेहोश हो जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, उसने कहा था कि वो उसे चेयर अप करेगी और उसने किया। थोड़ी सी खुशी मिलने के बाद भी ये काफी नहीं था। तभी एक वर्चुअल रियलिटी गेम अनाउंस हुई जो इतनी इंसेन थी कि उसने प्रॉमिस किया कि वो बॉडी की मूवमेंट वापस रिस्टोर कर सकती है। लू चेन के पास जितने भी पैसे बचे थे उसने उनसे अपनी कॉपी सिक्योर कर ली। गुड न्यूज ये थी कि वो दोबारा चलने वाला था। बैड न्यूज ये थी कि उसने गेम में एक मॉन्स्टर की तरह एंटर किया, और वो भी कोई हाई लेवल बॉस नहीं था। ये बंदा एक वीक सा छोटा वेयरवुल्फ बन गया था, और चीजों को और बुरा बनाने के लिए गर्ल प्लेयर्स के एक ग्रुप ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगी कि यहाँ मारने के लिए एक मॉन्स्टर है। बस यहीं से चीजें क्रेजी हो गईं। लड़कियों से पिटते हुए उसे रियलाइज हुआ कि गेम में वो फाइट बैक कर सकता है। जब अपने प्रोटैगनिस्ट ने उस ग्रुप को टेक डाउन किया और उनके आइटम्स लूटना शुरू किया, वो काफी हाइप अप हो गया और कुछ टेस्ट करना चाहता था। उसने एक और वुल्फ देखा, उसके सिर पर सीधा पंच मारा और उसे समझ आया कि मॉन्स्टर्स भी लूट ड्रॉप करते हैं। प्लेयर्स और मॉन्स्टर्स दोनों को फार्म करके वो पहले ही सबसे आगे निकल चुका था, और इस तरह हंटिंग सीजन शुरू हुआ उसके रास्ते में आने वाले हर ह्यूमन पर अटैक करना, सिवाय इस एक औरत के। पता नहीं क्यों, पर उसने इसकी हेल्प करने का डिसाइड किया। किसे पता क्यों? उसने वीक वेयरवुल्फ से नॉर्मल तक लेवल अप कर लिया, जिससे उसे एक काफी स्ट्रॉन्गर बॉडी और आइटम से भरी फुल इन्वेंट्री मिल गई। पर ये अभी भी काफी नहीं था और वो वापस सबको धो डालने निकल पड़ा। ये बंदा गेम में तगड़ी ग्राइंडिंग कर रहा था। कुछ देर बाद उसने स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ एवोल्यूशन अनलॉक किया और उसके स्टैट्स कंप्लीटली ब्रोकन हो चुके थे। घंटों की फार्मिंग के बाद उसे पता चलता है कि ये सारी लूट रियल मनी के लिए बेची जा सकती है। वो फाइनली रियल लाइफ में ब्रोक होना छोड़ने वाला था। जब उसका सामना एक लेवल 6 बॉस से हुआ और उसने एक ऐसी क्लब यूज करके उसे क्रश कर दिया जो कभी नहीं टूटती, तो वो एक इंसेन लेवल पर पहुंच गया और उसने एक ऐसा स्टेटस अर्न किया जो बाकियों को लेने में महीनों लग जाते। हर गुजरने वाले दिन के साथ वो एक अलग बॉस को सोलो करता और उनके आइटम्स चुरा लेता जो एक एब्सोल्यूट फॉर्चून के बराबर थे। ये बंदा इतना ओवरपावर्ड हो गया कि जब प्लेयर्स के एक ग्रुप ने उस पर अटैक किया तो उसे सिर्फ 1 डैमेज पड़ रहा था। वो लिटरली मार खाते हुए सो सकता था। सिर्फ एक पंच के साथ उसने आसपास के सभी लोगों को बिना पसीना बहाए वाइप आउट कर दिया। वहां सभी लोग गेम खेल रहे थे और पैसे खर्च कर रहे थे सिर्फ उस बॉस के हाथों वाइप आउट होने के लिए। फिर भी उनका बॉस उन्हें गिव अप न करने को कहता है। उन्हें बस और स्ट्रांग बनकर उसे बाद में मारना है। जो वो एक्चुअली में जानना चाहता है वो ये है कि ओनली आई एम सैवेज ने अकेले उस चीज को कैसे हरा दिया। वापस लू चेन की साइड देखें। इतनी सारी नोटिफिकेशंस आई कि उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा है, पर वो खुश है क्योंकि अब उसके पास 3500 से ज्यादा बचत हो गई है। उसके पास लोगों के मैसेजेस का फ्लड आया हुआ है जो उससे गिल्ड्स ज्वाइन करने या उन्हें गियर बेचने को कह रहे हैं। वो सबको एक ही तरीके से आंसर करता है, कोई फ्रेंड एड्स नहीं, और अगर वो कुछ बेचेगा तो अनाउंस कर देगा। फिर वो सब क्लोज करता है और वापस लेवल्स ग्राइंड करने लग जाता है। 8 घंटे बाद वो फाइनली लेवल 10 पर पहुंच जाता है और 28 क्लब्स कलेक्ट कर लेता है। उसकी मॉन्स्टर रेपुटेशन बढ़कर 38 हो गई है, पर उसकी ब्लड लाइन अभी तक अपग्रेड नहीं हुई है। फिर वो रेपुटेशन शॉप में एक नया स्किन स्टैब नोटिस करता है और सोचता है कि क्या वो अपनी लुक चेंज कर सकता है। सैडली वहां जो स्किन अवेलेबल है वो सिर्फ एक वेयरवुल्फ की है। एक क्वेस्ट भी है जो कहता है कि बहुत सारे वेयरवुल्फ्स को मारकर वो ब्लड लाइन अर्न की जा सकती है। लू चेन सोचने लगता है कि क्या इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है या शायद वो किसी और तरह के मॉन्स्टर में बदल जाए। पर जो चीज वो सबसे ज्यादा चाहता है वो है वापस ह्यूमन बनने का तरीका। वो मार्शल आर्ट्स आइकॉन ओपन करता है और उसे ह्यूमनाइजेशन नाम की एक स्किल मिलती है जो अटैक और डिफेंस बूस्ट करती है। एक ऑप्शन में उसको थोड़ी देर मेडिटेट करना होगा ये स्टैट गेन करने के लिए। दूसरे का कॉस्ट 1000 रिकवरी पॉइंट्स है और उसमें वाइल्ड मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी पावर्स लेनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम कल्टिवेट करने के बाद वो फाइनली माना अनलॉक कर लेता है। ये डन होने के बाद वो वापस आइटम्स लिस्ट करने और ऑक्शन स्टार्ट करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां एग्जॉस्टेड हैं क्योंकि लेवल 7 तक पहुंचना पूरी उम्र का काम लग रहा है। तभी सेक्रेटरी आकर बताती है ओनली आई एम सैवेज ने अभी आईडी 9527 के अंडर स्ट्रीम ज्वाइन किया है। लिंक तुरंत सबको कहती है कि स्ट्रीम बहुत बढ़िया चल रही है और वो एक लकी व्यूअर को गिफ्ट देने वाली है। ऑफ कोर्स नंबर 9527 ही पिक होता है। लू चेन ये सोचकर स्टन रह जाता है कि ये रियल होने के लिए वे टू परफेक्ट है। पर जब वो उसे रिवॉर्ड देने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो वो उसे किसी और को पास करने को कह देता है। वो कहती है कि उसको बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर वो जवाब देता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो उल्टा पूछ लेता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए, इस उम्मीद से कि उसे रिवॉर्ड न लेना पड़े, जबकि वो इंसिस्ट करती रहती है। वो बस उसकी एक पिक्चर मांगती है जिसमें उसने वो क्लब पकड़ी हो।
लू चेन सिर्फ इमेजिन कर सकता है कि वो पिक्चर कितनी टेरिफाइंग दिखेगी। फिर भी वो काइंड लगती है और वो सच में थोड़ी हेल्प करना चाहता था, तो वो गिफ्ट लेने के लिए मान जाता है, पर पिक्चर नहीं देगा और वो इस बात पे अग्री कर लेती है। उसे ऐड करने के बाद लिंक स्ट्रीम पर अनाउंस करती है कि ओनली आई एम सैविज पहला प्लेयर है जो लेवल 10 तक पहुंचा और मेन सिटी में एंटर कर चुका है। रिवॉर्ड लेने पे ऑकवर्ड फील करते हुए एमसी उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर देता है। फिर भी उसने ये रिवील कर दिया कि मेन सिटी का रास्ता ओपन हो गया है, जिसका मतलब आगे नए मॉन्स्टर्स आएंगे। तो वो निकल पड़ता है और पॉइजनस मिस्ट फॉरेस्ट पहुंच जाता है। द सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसने बिगिनर जोन छोड़ दिया है। वो एक्साइटेड होता है, पर यह भी सोचता है कि उसे यहां से तेज रश करना चाहिए या रास्ते में आने वाली हर चीज से फाइट लेनी चाहिए। तभी किसी चीज पर उसका ध्यान जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है, स्पाइडर्स का एक झुंड एक लेवल 9 बॉस के साथ उस पर अटैक कर देता है। वो खुद बॉस से लड़ने का चूज करता है और छोटे स्पाइडर्स को अपने मिनियंस के लिए छोड़ देता है। बैड न्यूज ये है कि वो पॉइजन हो जाता है। एटलीस्ट डैमेज इतना बुरा नहीं था। 3 मिनट बाद वो पूरा एरिया क्लियर कर देता है। उसे एक व्हाइट मिस्ट ब्रेसलेट भी मिलता है। ये एक गियर सेट का पार्ट है जो स्लोली पॉइजन रेजिस्टेंस बूस्ट करता है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि ये जगह पॉइजन से भरी हुई है और इससे पहले कि वो आगे बढ़ सके उस पर दोबारा अटैक हो जाता है। 5 मिनट बाद वो अभी भी वहीं फंसा हुआ था। हर बार जब वो किसी एक को मारता है और स्पाइडर्स आ जाते हैं और उसके मिनियंस रिकवर नहीं कर पा रहे। बाद में वापस अपने रूम में वो कहता है कि ये एक ब्रूटल दिन था और वो बाल बाल उस फॉरेस्ट से बच के निकला। तभी वो नोटिस करता है कि उसका आर्म जो पहले मुश्किल से हिलता था वो अब थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो गया है। उसकी उंगली अभी भी स्टिफ है, पर इतनी इंप्रूवमेंट भी उसे बहुत ह्यूज लगती है। तभी उसकी बहन कॉल करती है और कहती है कि वो अभी घर नहीं आ सकती। जिस कंपनी टीम को उसने ज्वाइन किया था उसे गेम में एडजस्ट होना है, इसलिए उसे रुकना पड़ेगा जब तक सभी लेवल 6 तक नहीं पहुंच जाते। लू चेन उसे टेंशन ना लेने को कहता है क्योंकि घर पर उसके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। वो पूछती है कि वो क्या है, पर वो कहता है कि उसे वापस आने पर पता चल जाएगा। ये सोचकर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि शायद वो बहुत जल्द पूरी तरह हील हो जाएगा। अगले दिन वो वापस स्पाइडर्स से फाइट कर रहा था। कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। उनकी नंबर्स एंडलेस लग रही थी और वो अभी भी फॉरेस्ट में डीपर पुश नहीं कर पा रहा था। उसका एक मिनियन मारा भी जाता है। बाद में 2 और गिर जाते हैं और जिंदा रहने के लिए लगातार पोशंस पीते हुए उसे भागना पड़ता है। उसके बाद वो वापस आता है और उन स्पाइडर्स को मारता है जिन्होंने उसके कंपेनियंस को मारा था। फिर वो बाहर खड़ा होकर अपने खोए हुए मिनियंस के लिए शोक मनाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी रेपुटेशन गियर और अपग्रेड्स पर स्पेंड करेगा ताकि उसका पूरा ग्रुप स्ट्रॉन्गर होकर वापस आ सके। अगले दिन वो लोग स्पाइडर्स को हंट करते हुए फॉरेस्ट में वापस आ जाते हैं। इस बार उसका आमना सामना फाइनली रियल एलीट बॉस से होता है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो उस पर रश करती है, पर अब वो फुल्ली गियर्ड अप और कॉन्फिडेंट था। आधे घंटे बाद वो लोग फाइनली उसे गिरा देते हैं। उसके मरने के साथ उसे सेट के 2 और पीसेस मिल जाते हैं। एक लेवल 10 बॉस ने डेफिनेटली उसको डिसअपॉइंट नहीं किया था। एक ड्रॉप मैचिंग ग्लव्स का था जो पॉइजन रेजिस्टेंस भी बढ़ाते थे। दूसरा एक नेकलेस होता है और ऑफ कोर्स वो उसे फौरन इक्विप कर लेता है। अब फुल्ली गियर्ड होने के बाद वो कहता है कि एलीट मॉन्स्टर्स की फार्मिंग काफी ज्यादा इजी हो गई है। बस एक ही इशू ये था कि यहाँ एनिमीज इंसेनली फास्ट रिस्पॉन होते थे, पर क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्गर था इससे लिटरली उसे और ज्यादा लूट मिलने में हेल्प हो रही थी। तो वो तुरंत वापस स्पाइडर्स की फार्मिंग पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका टाइटल और लंबा हो जाता है और उसका टैलेंट 19% क्रिटिकल चांस तक बढ़ जाता है। क्योंकि उसने 1000 से ज्यादा स्पाइडर्स को मार दिया था, वो अब उनका पॉइजन टैलेंट बाय कर सकता है। इसका मतलब हर हिट अब 5 सेकंड्स के लिए 1% एक्स्ट्रा डैमेज पर सेकंड डील करेगा। टैंकी एनिमीज के खिलाफ इसकी आगे मदद होगी। ये जानते हुए वो इसे तुरंत अपग्रेड कर लेता है और इसे लेवल 3 तक पुश करने के लिए थोड़ी और रेपुटेशन खर्च करता है। अब ये पॉइजन 2.5% हेल्थ ड्रेन करता है। डाउनसाइड ये थी कि अब वो बड़ा वियर्ड दिख रहा था, आधा वेयरवुल्फ और आधा स्पाइडर। अच्छी बात यह थी कि उसकी मूवमेंट स्पीड काफी बेटर हो गई थी, पर इस रिडिकुलस फॉर्म को हाइड करने के लिए उसे सीरियसली एक स्किन चाहिए थी। फिर भी ये एक प्रोडक्टिव दिन था, तो वो दोबारा लॉग आउट कर लेता है। जो लोग हमेशा उसका गियर खरीदते थे वो काफी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि आज उसने कुछ भी लिस्ट नहीं किया। वो बस इंटरेस्टेड ही नहीं था। लू चेन ने उन पॉइजन रेजिस्ट आइटम्स को तब तक सेव करने का प्लान बनाया जब तक प्लेयर्स उस जोन तक नहीं पहुंच जाते। फिर उसने नोटिस किया कि लोग ऑलरेडी वेयरवुल्फ बॉस तक पहुंच गए थे, तो फॉरेस्ट अब ज्यादा दूर नहीं था। गेम के अंदर एक टीम उस बॉस से फाइट कर रही थी, तभी लिंग ने सबको अलर्ट रहने की वार्निंग दी। उसने उन्हें हाइप अप करते हुए कहा कि अगर वो जीत गए तो वो सर्वर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाएंगे। तभी उसकी सेक्रेटरी ने अचानक उसे उस तरफ देखने को कहा। एक ह्यूज मॉन्स्टर दिखाई दिया जो चिल्ला रहा था कि वो ज़ार्कस को बचाने आया है। उस ग्रुप को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका नाम इतना लंबा क्यों है और ये इतनी तेजी से मूव कैसे कर रहा था। उन्होंने जल्दी से प्लान बनाना शुरू किया, एक दूसरे को कवर करो और पोशंस रेडी रखो। पर एक बंदा उस जायंट नाम पर हंस पड़ा, ये कहते हुए कि ये कितना सिली लग रहा है और शायद जल्दी ही मर जाएगा। उसके अटैक ने 1 पॉइंट का डैमेज भी नहीं दिया। तब दोनों लड़कियों ने देखा कि इसके पास 2000 से ज्यादा जीपी थे, जिसका मतलब उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं था। फिर भी कुछ बंदे हाइप रहे और सबको टेंशन ना लेने को कहा क्योंकि शायद ये बस एक टैंक मॉन्स्टर था। वो कॉन्फिडेंस उसी वक्त गायब हो गया जब उनमें से एक के सीने पर अटैक पड़ा। स्पाइडर क्लॉ ने 60 डैमेज का स्ट्राइक मारा और पॉइजन भी ऐड कर दिया। सब वहीं फ्रीज हो गए। उनके दोस्त के पास 250 जीपी था और वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खत्म हो गया। लू चेन चिल्ला के पूछने लगा कि तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो। उसके बाद वो फाइट एक टोटल केओस बन गई जब लोगों को यहाँ वहां टॉस करके मारा गया। कुछ लोग अभी भी फाइट करना चाहते थे, पर बाकियों ने ऑलरेडी भागने का डिसाइड कर लिया था। लिंग अभी भी वहीं थी, पर लू चेन का उसको जाने देने का कोई प्लान नहीं था। उसने 94 डैमेज का एक हिट उसके कस के मार दिया। ऊपर से पॉइजन उसका अलग से 60 हेल्थ ड्रेन कर रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था। उसने बस अभी पोशंस का एक ह्यूज ढेर उठाया था। अब जब बाकी प्लेयर्स डर कर भाग गए थे, उसके पास ग्राइंडिंग कंटिन्यू रखने का और टाइम था। वापस सिटी में सब उस टेरिफाइंग मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सर्वर की टॉप टीम कुछ ही मिनट्स में वाइप आउट हो गई। कुछ प्लेयर्स इतना डर गए थे कि वो गेम क्विट करना चाहते थे। लोग लिंक से रिक्वेस्ट करते रहे कि वो उस लेवल 10 प्लेयर को मैसेज करके पूछे कि उसने उस चीज को कैसे हराया। वो करना नहीं चाहती थी, पर सभी उसे गॉडेस बुला रहे थे और भीख मांग रहे थे। तो उसने मैसेज करके पूछा कि ज़ारकास को कैसे मारना है। लू चेन का गोल सिंपल था, फॉरेस्ट को कंट्रोल करो और फिर जैसे ही जोन खुले पॉइजन रेजिस्ट गियर बेचना शुरू कर दो। उसने उसे बताया कि बॉस हर बार सामने नहीं आता, तो उन्हें कल दोबारा ट्राई करना चाहिए। इस बात से वो काफी एक्साइटेड हो गई और उसने तुरंत उसको थैंक यू बोला। उसके बाद अपना प्रोटैगनिस्ट वापस फार्मिंग में लग गया, खुद ज़ारकास को मारने के प्लान के साथ। अगले दिन उसने फॉरेस्ट में और डीपर पुश किया। सर्वर पे किसी को नहीं पता था कि आगे क्या वेट कर रहा था, और जो सबसे पहली चीज उसे मिली वो एक लेवल 10 पाइथन था। उसके मिनियंस भागने लगे तो उसने उन कावर्ड्स को जबरदस्ती लड़वाया। उसने जल्दी ही नोटिस किया कि सिर्फ वही लोग जिंदा बच सकते थे जिन्होंने एंटी वेनम गियर पहना हुआ था। प्रॉब्लम पहले जैसी ही थी, हर जगह स्नेक्स ही स्नेक्स थे और उनकी गिनती कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लकीली उन डेड प्लेयर्स ने पीछे काफी सारे पोशंस छोड़ दिए थे। 2 घंटे बाद वो सब थक चुके थे, पर अभी भी स्नेक से लड़ रहे थे। उसके बाद उसने लॉग ऑफ किया, घर गया और सो गया। अगले दिन वो वापस आया तो उसने एक अजीब चीज देखी। उसके वुल्व्स लॉग आउट करने की बजाय हंटिंग करना कंटिन्यू रख रहे थे। इस वजह से वो सब लेवल 9 पर पहुंच गए थे। लू चेन दोबारा इंप्रेस हो गया था। उसके मिनियंस उसकी सोच से काफी बेटर थे। वो इतने स्मार्ट थे कि वो रोटेट करके अपनी हेल्थ खुद रिकवर कर सकते थे। ये एक परफेक्ट बात थी क्योंकि वो सोते वक्त भी अपनी लेवलिंग कंटिन्यू रख सकते थे। सबसे बेस्ट बात तो ये थी कि उसके पास अब इतनी रेपुटेशन थी कि वो स्नेक ब्लड लाइन खरीद सकता था। उस ब्लड लाइन ने उसे एक और पॉइजन इफेक्ट दिया जो तब और स्ट्रॉन्गर होता था जब टारगेट मूव करे। उसने उसे फौरन मैक्स आउट कर लिया, जिससे अब वो 2.5% एचपी पर सेकंड डील करता और हर स्टेप के साथ बढ़ता जाता। इस पॉइंट पर उसका कैरेक्टर एक रियल मॉन्स्टर में बदल रहा था। उसे पता था कि वो और अगली हो रहा है, पर पावर उसके लिए ज्यादा मैटर करती थी। अब उसका एक सिंगल हिट 93 डैमेज डील करता और दोनों पॉइजन्स को स्टैक कर देता। एक 5 सेकंड्स तक रहता जबकि दूसरा पूरे 1 मिनट तक रहता, और दुश्मन जितना हिलता उसे उतना ज्यादा दर्द देता। उसने वुल्व्स को बोला कि वो लोग साथ मिलकर पूरे फॉरेस्ट में हंट करने वाले हैं। तो लू चेन और वेयरवुल्व्स लगातार फार्मिंग करते रहे। आखिरकार वो वहां से निकल गए, या यूं कहो उन्हें कुछ और भी बुरा मिल गया। ये राउंड स्पाइडर्स की मिस्ट्रेस थी, एवेलिन शेयर, एक लेवल 12 बॉस जिसे पॉइजन की क्वीन के नाम से जाना जाता था। लू चेन जानता था कि इसका मतलब था एक गारंटीड गियर ड्रॉप, पर उसे हराना बड़ा रफ होने वाला था। फिर भी उसने रिस्क लेने का सोचा क्योंकि आसपास कोई और मॉन्स्टर्स नहीं थे। उसने शुरू में बस उसे हल्का सा लिक किया और फिर वेब की बारिश शुरू कर दी। एमसी और उसके सभी मिनियंस अपनी जगह पर पिन हो गए। वो तो बिना किसी प्रॉब्लम के फ्री हो गया, पर उसके मिनियंस वैसे ही फंसे रहे। एटलीस्ट वो अभी भी अकेले उस पर रश कर सकता था। उसने उस पर डैमेज पाइल अप करना शुरू कर दिया, साथ में पॉइजन भी स्टैक करता जा रहा था। भले ही उसका डैमेज पर सेकंड हायर था, पर उसकी एचपी कहीं ज्यादा थी। और भी बुरी बात, उसके अटैक्स ने उसकी मूवमेंट और अटैक स्पीड दोनों स्लो कर दी थी। उसका एज बस ये था कि वो अभी भी उसे काइट करके पॉइजन से उसको वेयर डाउन कर सकता था। आखिर में वेयरवुल्व्स ने खुद को छुड़ा लिया और मदद करने आगे बढ़े, पर जैसे ही वो मुड़ी उसने सबको दोबारा ट्रैप कर लिया। लू चेन को समझ आ गया कि उसकी स्किल का कूल डाउन उनके आते ही खत्म हो गया था, जिससे वो प्रैक्टिकली वापस सोलो हो गया। तो उसका इकलौता ऑप्शन यही था कि लिटिल बाय लिटिल उसकी हेल्थ कम करे। आधे घंटे बाद उसने उसे फाइनली हरा दिया और एक बहुत बड़ा लूट का ढेर हासिल किया। वहां 2 4 स्टार मटेरियल्स, एक ग्रीन इक्विपमेंट पीस और एक ब्लू आइटम रेसिपी भी थी। वो रेसिपी एक एडवांस्ड ब्लू हेलमेट की थी जो स्टैट से फुली लोडेड था। उस आर्मर ने बहुत तगड़ा डिफेंस और कई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स दिए, और उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये कितने में बिक सकता है। जब उसे पता चला कि वो ब्लू आइटम ड्रॉप कर सकती है, तो उसने फॉरेस्ट में ही रुकने और उसको बार बार फार्म करने का डिसाइड किया। बस आधे घंटे बाद ही वो दोबारा स्पॉन हो गई, उसके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत फास्टर। वो और ज्यादा लूट लेने सीधा उसके पीछे चला गया। 10 घंटे बीत गए। लू चेन एग्जॉस्टेड हो चुका था, पर उसने पॉइजन सेट्स का एक ह्यूज नंबर कलेक्ट कर लिया था। जल्द ही प्लेयर्स फॉरेस्ट में सफर करना शुरू करने वाले थे, और तब जाके वो कैश इन करने वाला था। वहां रेपुटेशन सेट का कॉस्ट 4 मिलियन था, जो कि क्रेजी एक्सपेंसिव था पर इंसेनली स्ट्रॉन्ग भी। वो अभी से लोगों को चैट में पैनिक करते देख सकता था, क्योंकि वो एरिया उनको कंप्लीटली क्रश कर रहा था। क्योंकि किसी ने बॉस को मेंशन नहीं किया था, तो उसने अंदाजा लगाया कि वो सब अभी भी पहले या दूसरे सेक्शन में फंसे हैं। तभी उसने उस क्यूट सी लड़की की लाइव स्ट्रीम ओपन की, ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ पैसे बना सकता है। स्पाइडर्स उसकी बुरी तरह मार रहे थे, और वो कह रही थी कि वो बस दोबारा मरने ही वाली है। और ऑफ कोर्स वो मरकर वापस सिटी में पहुंच गई। उसने बोला कि वहां सर्वाइव करने के लिए उन्हें बहुत सारे एंटी पॉइजन गियर की जरूरत पड़ेगी, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां से मिलेगा। तभी उसे उस एक बंदे का ख्याल आया जो इस गेम के सारे सीक्रेट्स जानता हो। उसने लू चेन को मैसेज करके पूछा कि क्या उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस के लिए कुछ है। ऑफ कोर्स उसके पास उनका भंडार भरा था। उसने बताया कि उसके पास एक फुल सेट है, और वो सुनकर स्टन रह गई। उसने एक पूरा सेट खरीदने का बोला और पूछा कि उसके पास ऐसे और कितने सेट्स हैं। वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई जब उसे पता चला कि सेल के लिए उसके पास मल्टीपल फुल सेट्स पड़े हैं। बस ये मेक श्योर करने के लिए कि वो सीरियस था, उसने पूछ लिया कि क्या वो 3 सेट्स खरीद सकती है। लू चेन ने उसको सिंपली ट्रेड रूम बनाकर पासवर्ड सेंड करने को बोला। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर तभी उसने वो तीनों सेट्स ट्रेड विंडो में डाल दिए और बदले में उसे 21,000 गोल्ड मिल गए। उसने तुरंत उस सेट को इक्विप कर लिया और कहा कि वो अब फॉरेस्ट में इजीली सर्वाइव कर सकती है। नेचुरली लू चेन के पास उन लोगों के 99 मैसेजेस का फ्लड आ गया जो सेम सेट खरीदना चाहते थे, इसलिए उसने हाईएस्ट प्राइस निकालने के लिए एक ऑक्शन अनाउंस कर दिया। अनोनिमस रहने के लिए उसने उसे रन करने के लिए एक फीमेल एवेटार खरीद लिया। 10 मिनट्स बाद लाइव ऑक्शन शुरू हुआ। उसने इस सेल को होस्ट करने और ज्यादा अर्निंग करने के लिए वो अट्रैक्टिव स्किन पहन ली। ये एम्बैरेसिंग था, श्योर, पर वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। पहला लॉर्ड स्पाइडर सेट और हेलमेट का था। बिड्स कंटिन्यूअसली क्लाइम करती गईं। वो पहला आइटम फाइनली 1400 में बिक गया। लू चेन ऑलरेडी काफी थ्रिल था और बोलने लगा कि वो एक फॉर्चून बना रहा है।
तीसरे सेल तक एक और सेट 9800 का बिका। सब इस बात से स्टंट थे कि उसके पास आखिर कितने सेट्स थे। तब उसने अनाउंस किया कि नेक्स्ट राउंड में एक साथ 3 फुल सेट्स रखे जाएंगे। बिडिंग तुरंत एक्सप्लोड करने लगी। प्राइस 45,000 युआन टच कर गई और उसने पूछा कि क्या कोई इससे ऊपर बिड लगाना चाहता है। एक बंदे ने कहा कि उसे सेलर से प्यार हो गया है और उसने तो एक किस भी ब्लो कर दी। एंड में वो तीनों सेट्स 6,000 के बिके। फिर उसने एक और बल्क सेल स्टार्ट कर दी। किसी ने इंस्टेंटली दोबारा 45,000 युआन ऑफर कर दिए। लोग इस बात से शॉक्ड थे कि वही सेम बिडर सब कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा था। तो एक और बायर ने 47,000 के साथ जंप इन किया। बाकी कंपनीज ने लूज करने से इनकार कर दिया और उसे 50,000 तक पुश कर दिया। लू चेन मजे से इस केओस को एंजॉय कर रहा था और बोला कि जिसे भी ये चाहिए वो बस प्राइस बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे सेट्स कम बचे, सबने जितना हो सके उतनी बिडिंग शुरू कर दी। तभी किसी ने 90,000 चिल्लाया। उसके बाद सब बस खड़े देखते रह गए जब वो आखिरी 5 सेट्स बिक गए। लू चेन बोला कि आज की ऑक्शन बहुत ही अमेजिंग थी। फिर उसने एक हिंट दिया कि फॉरेस्ट के पार्ट 3 के बाद कुछ और भी स्केरियर वेट कर रहा था। लोगों ने पूछा कि स्नेक से भी बुरा आखिर क्या हो सकता है जबकि कोई उन्हें ही हरा नहीं पा रहा था। तब उसने रिवील किया कि वहां एक ऐसा गियर पीस है जो डिसाइड करेगा कि उस एरिया को आराम से कौन क्लियर करेगा। इस चीज ने सबको बहुत एक्साइट कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि करंट गियर ही अब तक का सबसे बेस्ट था। तभी उसने अपना एवलांच हेलमेट शो किया जो उस पर अटैक करने वाले किसी भी बंदे की अटैक और मूवमेंट पावर को रिड्यूस कर सकता था। उस कर्स्ड फीमेल स्किन को पहने हुए लू चेन ने उनसे कहा कि इसको ध्यान से देख लो। हर कोई स्टंट था क्योंकि इसका डिफेंस बाकी किसी भी आइटम से कहीं ज्यादा था। यहां तक कि आसपास की सबसे बड़ी स्ट्रीमर लिंग भी इसको चाहती थी। उसने ओपनिंग बिड 15,000 पर सेट की जिसमें मिनिमम रेस 2,000 का था। ऑफर्स तुरंत आना शुरू हो गए। एक बंदे ने 5,000 की बिड लगाई, दूसरा 7,000 तक गया और आखिरी वाला 8,700 में बिका। घर वापस आकर लू चेन बहुत ज्यादा खुश था। उसने एक दिन में इतने पैसे बना लिए थे जितना उसने कभी पॉसिबल भी नहीं सोचा था। ऊपर से उसके हाथ में फीलिंग वापस आ रही थी और अब उसके पैर भी वार्म फील कर रहे थे। इकलौती डाउनसाइड ये थी कि अब और ज्यादा प्लेयर्स फॉरेस्ट से आना शुरू कर देंगे, पर उससे जितना हो सका उसने किया। गेम में वापस आते हैं। सभी लोग फुली गियर्ड अप थे और आगे बढ़ने के लिए रेडी थे। अब वो पहले वाली स्पाइडर्स उनके लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं बची थी। लिंग भी अपना डेंजरस गियर पहने यहां मौजूद थी। लोगों ने स्पाइडर ड्रॉप्स फार्म करना शुरू किया और फिर तेजी से स्नेक्स की तरफ आगे बढ़ गए। सुबह के 450 बज चुके थे और वो अभी भी फॉरेस्ट में ग्राइंड कर रहे थे। तभी सब अचानक रुक गए जब लिंग ने पूछा कि वो चीज क्या थी। उन्हें फाइनली एवलन शेयर मिल चुकी थी। सिर्फ नाम पढ़कर ही ग्रुप को समझ आ गया कि ये वही जगह है जहां से वो ऑक्शन आइटम आया था। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, उसने उन पर लंच किया और एक सिंगल अटैक से पूरे गिल्ड को फ्रीज कर दिया। अगली सुबह वो इस बात पर हैरान होते हुए उठी कि उन्होंने सच में उसे चैलेंज करने की हिम्मत की। लू चेन सोचने लगता है कि एवलन शेयर की कंट्रोल स्किल्स बहुत अमेजिंग है, तो उन्हें सीखना एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। पर जब वो उस आइटम को खरीदने जाता है जो कल 1,000 का था, वो आज ऑलरेडी 2,000 का हो चुका था। इससे पहले कि वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, वो उसे खरीद लेता है। तुरंत वो उस आइटम को बॉस पर यूज करता है। ये उसे उसकी स्किल दे देता है, पर उसको यूज करने के लिए उसे वेबिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वो उसको हंट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बुलाता है। 10 मिनट बाद वो एक चॉइस के बीच फंस जाता है। उसने अभी अभी फॉरेस्ट छोड़ा था और अब वो या तो मेन सिटी जा सकता था या बीस्ट माउंटेन। अपनी करंट आइडेंटिटी की वजह से वो डिसाइड करता है कि माउंटेन ज्यादा सेफ रहेगा। फिर भी एक चीज उसे सरप्राइज करती है। ये एरिया उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो खुद एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपने क्रीचर्स को भी स्काउट करने भेज देता है। जैसे जैसे वो आसपास देखता है, उसे काफी सारी डिफरेंट मॉन्स्टर रेसेस मिलती हैं। इशू ये है कि उसे एक नया रिक्रूट चाहिए और उनमें से कोई भी लेने लायक नहीं लग रहा था। तब वो केओटिक फ्यूनरल हिल पर पहुंचता है। द सिस्टम उसे वार्न करता है कि वो हेडलेस वन के बारे में ना पूछे और बताता है कि ये एक लेवल 20 जोन है और अब क्योंकि वो लेवल 11 का है, उसकी बिगिनर प्रोटेक्शन चली गई है। जैसे ही लूचन करीब जाता है, जमीन से एक हाथ बाहर निकलता है और एक नया मॉन्स्टर अपीयर होता है, एक एक्सट्रीमली डेंजरस लेवल 24 एनिमी। उसे फौरन पता चल जाता है कि वो इसे हेड ऑन नहीं हरा सकता। मॉन्स्टर इंस्टेंटली अटैक करने के लिए स्केलेटन मैजिक समन करता है। लू चेन को हैवी डैमेज पड़ता है और वो भागने की कोशिश करता है। फिर भी एरिया डैमेज वाला दुश्मन बिल्कुल वैसा ही क्रीचर था जो उसे चाहिए था। इससे पहले कि वो बच के निकल पाता, उसका पूरा ग्रुप बॉक्स इन हो जाता है। वो पीछे हटता है जबकि बाकी उसके लिए हिट्स टैंक करते हैं। जैसे ही उसे थोड़ी स्पेस मिलती है, वो अपने मिनियंस को पीछे रहने को कहता है, जबकि वो खुद एक को अकेले में पुल करने की कोशिश करता है। एक ऑप्शन उस स्पाइडर स्किल को यूज करना था जो उसे अभी मिली थी, ताकि वो एक को ल्योर कर सके। उसे बस ये बहुत अब्सर्ड लगता है कि वो स्किल उसके पेट से निकल कर आती है। 10 मिनट बाद वो क्रीचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसका लेवल ड्रॉप होकर 11 हो जाता है। वो नोटिस करता है कि इसके पास सिर्फ एरिया अटैक्स ही नहीं है, बल्कि ये एनिमी की डिफेंस भी लोअर कर सकता है। 15 मिनट बाद वो एक और को कैप्चर कर लेता है, जिससे उसकी स्क्वाड बढ़कर 5 हो जाती है। उसे एक क्वेस्ट भी मिलती है जिसमें उसे किंग नाम के एक क्रीचर को बाहर निकालना है और उसकी टेरिटरी लेनी है। वो जानता था कि बेस्ट जगह वही होगी जहां ज्यादातर प्लेयर्स ना पहुंच सकें। जैसे ही वो माउंटेन पीक देखता है, उसे समझ आ जाता है कि यही वो जगह है। पर जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एक टाइगर किंग मिलता है। फिर भी अपने फुल ग्रुप के साथ उसे पूरा यकीन था कि वो जीत सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस उस वक्त गायब हो जाता है जब उसे 2 ऐसे हिट्स पड़ते हैं जिसमें से हर एक ने 300 से ज्यादा डैमेज डील किया था। उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि वो इसको अकेले टैंक नहीं कर सकता और वो अपने मिनियंस को अंदर बुला लेता है। तो फाइट शुरू होती है, पर वो बॉस पॉइजन से फुली लोडेड था। उसको गिराने में पूरे 40 मिनट लग जाते हैं। तब सिस्टम उसे 2 चॉइसेस देता है, या तो इसे मार दो और नॉर्मल रिवॉर्ड्स लो, या फिर इसे फोर्स आउट करके टेरिटरी को अपने नाम कर लो। अगर वो ऐसा करता है तो क्रीचर बस कहीं और रिस्पॉन हो जाएगा। क्योंकि उसे खुद की जमीन चाहिए थी, वो उसको बाहर निकालने का चूज करता है। ये उसे वहां सेटल होने का राइट दे देता है
और एक नया मिशन मिलता है जिसमें उसे पूरी पीक को क्लियर करना है और अपने नाम पर रखना है। उसे एक ब्रेव टाइटल भी अर्न होता है जो 20 हेल्थ ऐड करता है। गेम के एक हिस्से का किंग बनने की फीलिंग से लू चेन थ्रिल्ड हो जाता है। उसके बाद वो वापस लेवल्स के लिए हंटिंग करने निकल जाते हैं और ऑफ कोर्स उसे उस रीजन का ड्रॉप भी चाहिए था ताकि वो और भी ज्यादा पैसे बना सके। आखिरकार वो लेवल 12 तक पहुंच जाता है जिससे मून वैली का सीक्रेट रेल्म अनलॉक हो जाता है। ये बेसिकली एक डंजन है जो बॉसेस और लूट से भरा हुआ है। लू चेन सोचता है कि क्या इसके अंदर जाना सच में वर्थ इट होगा। आखिर में वो अपने क्रीचर्स को फार्मिंग पर छोड़कर खुद उस जगह को चेक करने चला जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि अंदर जाने से पहले वो किसी आइटम के लिए प्रे कर सकता है और शायद गॉड्स उसे वो दे दें। सिस्टम ये भी कहता है कि अंदर आने वाले पहले प्लेयर को 5 टाइम्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे और वो एक आइटम ऑफर करके सेम टाइप का दूसरा आइटम पा सकता है। तो अगर वो एक वेपन देगा तो उसे वेपन्स वापस मिलेंगे, अगर वो आर्मर देगा तो आर्मर मिलेगा। पर लू चेन के पास एक कहीं ज्यादा बेटर प्लान था। वो अपना इकलौता 4 स्टार मटेरियल ऑफर करता है जो उसे बॉस से मिला था। उसकी प्रेयर काम करती है और उसे उस सीक्रेट रेल्म का एक्सेस मिल जाता है। एक बार अंदर आने के बाद वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि ये जगह कितनी बड़ी है। फिर एक ग्लोबल नोटिस आता है। सबको पता चल जाता है कि उसने उस डंजन में एंटर कर लिया है और मून पायनियर का टाइटल अर्न किया है। नोटिस में यह भी था कि ये डंजन रात 10:45 PM से सुबह तक ओपन रहता है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बाकी सभी लोगों से इतनी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। ऑफ कोर्स अपना बंदा इस बात से थ्रिल नहीं था कि पूरी दुनिया को यह पता चल गया। फिर भी उस टाइटल से उसे 10 एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है तो ये पूरी तरह बुरा भी नहीं था। एक ही पल बाद ग्रीन मून वुल्व्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी खुशी से चार्ज इन करता है क्योंकि वो यहाँ मटेरियल्स के लिए ही आया था। क्योंकि वो एक नॉर्मल लेवल 12 प्लेयर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, उनके साथ डील करना काफी ईजी था। और क्योंकि वो यहाँ आने वाला पहला बंदा था, हर किल उसे नॉर्मल रिवॉर्ड्स का 5 गुना ज्यादा देती थी। तो आसपास का सबसे बड़ा मनी चेजर पूरी तरह से फार्मिंग में लग जाता है। 1 घंटे बाद वो ऑलरेडी लेवल अप कर चुका था और उसने 1000 से ज्यादा मटेरियल्स गैदर कर लिए थे। लिस्ट काफी मैसिव थी, पर बड़ी बात यह थी कि उसका क्रिट टैलेंट अब ऑलरेडी 23 पर था। अब वो एक एंशिएंट हार्ट और एक एंशिएंट फ्रैगमेंट ढूंढ रहा था। सैडली बॉस का टाइम ऑलरेडी आ चुका था, तो उसने उम्मीद की कि वो वही ड्रॉप करे जो उसे चाहिए। वो बॉस की तरफ आगे बढ़ता है, देखता है कि उसकी सिर्फ 6000 हेल्थ है और उसे लगता है कि ये तो वीक है। वो उसे बड़ी आसानी से क्रश कर देता है और उसे 35 से ज्यादा स्टार फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। फिर सबको पता चल जाता है कि उसने वो रेल्म बस 5 मिनट में क्लियर कर दिया है। वो फ्रैगमेंट्स देकर उन्हें प्रेस्टीज आइटम से ट्रेड कर लेता है और उस आइटम को अपग्रेड करता है जो उसका लीजन साइज बूस्ट करता है। अब वो 10 सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता था और यहाँ तक कि एक को लीडर भी अपॉइंट कर सकता था। इस रेट पर जितने क्रीचर्स वो बिल्डअप कर रहा था, इस फॉरेस्ट में हंटिंग करना इम्पॉसिबल होने वाला था। लॉग आउट करने से पहले वो एक स्पेशल मिशन सेट करता है ताकि उसे वो आइटम मिल जाए जो उसे अभी भी चाहिए था। अपने रूम में वापस आकर वो इतने सारे पैसे कमाने की बात सोचकर ओवरजॉयड हो जाता है। ये उसे हार्डली रियल लग रहा था और अब उसकी बॉडी का अपर हाफ ऑलमोस्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। शायद जल्द ही वो दोबारा खड़ा भी हो पाएगा। वो पहले ही अपनी अर्निंग्स से एक घर खरीदने के बारे में सोचने लग गया था। वो एक डिसेंट अपार्टमेंट चेक करता है जो एक्चुअली में उसके बजट के अंदर था। वहीं दूसरी तरफ कंट्री सी की नेशनल सिक्योरिटी बिल्डिंग में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक बंदा सोचता है कि क्या सिर्फ एक गेम खेलने के लिए पूरी टीम जमा करना वियर्ड नहीं है। पर लियन कहता है कि गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं तो उन्हें जानना होगा कि क्यों। उसे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और वो लियन से पूछता है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। लियन बताता है कि वो बहुत ट्राई कर रहे हैं पर अभी भी पॉइजन फॉरेस्ट में फंसे हुए हैं। वो बंदा फिर उसे एक इंपॉर्टेंट पर्सन की इन्फो देता है जिसे उन्हें अपना एलाई बनाना होगा। अगले दिन व्हीलचेयर पर होते हुए भी लू चेन अपार्टमेंट खरीदने चला जाता है। एक औरत उसे ग्रीट करती है और वो कहता है कि उसे एक मीडियम साइज जगह चाहिए। जो उसे रियलाइज नहीं होता वो ये था कि उसके पीछे खड़े कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे और बोल रहे थे कि ये डेफिनेटली वही है। लियन ने पहले ही उन्हें रेडी रहने को वार्न कर दिया था। उसी वक्त वो सेक्रेटरी लू चेन को अपार्टमेंट्स दिखाना शुरू करती है। वो उसे 1 सेकंड भी वेस्ट न करने और तुरंत खरीद लेने को कहती है। पर यहाँ तक कि ट्रांसलेटर भी पॉइंट आउट करेगा कि अगर कोई कहे कि हेजिटेट मत करो तो वही वो वक्त होता है जब तुम्हें डेफिनेटली हेजिटेट करना चाहिए। फिर भी अपना प्रोटैगनिस्ट इतने पैसे बना रहा था कि अपनी बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदना उसको कोई बड़ी बात नहीं लगी। तभी एक पिंक हेड लड़की वहां आती है और उसे वार्न करती है कि वो इसे ना खरीदे क्योंकि इस जगह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो सबको वहां से ना खरीदने को कहती है क्योंकि उन अपार्टमेंट्स में सीरियस क्वालिटी इश्यूज हैं। ये बात लोगों को पॉज लेने पे मजबूर कर देती है क्योंकि इस तरह का घर खरीदने में सालों की सेविंग्स लग जाती हैं। वो औरत सिक्योरिटी को बुलाती है ताकि उस लड़की को बाहर फेंकवा सके, पर वो चिल्लाती रहती है कि उसके पास प्रूफ है। वो ये भी वार्न करती है कि एक बार तुमने पे कर दिया तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। गार्ड्स चलकर आते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि बिना ज्यादा चोट पहुंचाए इसे घसीटकर बाहर निकाल दो। उनमें से एक लू चेन से टकरा जाता है और उस चुतिये को हटने को कहता है। फिर वो उस लड़की को कंधे से पकड़ लेता है और कहता है कि वो उनके साथ आ रही है। वो मना करती है और किसी से हेल्प करने की भीख मांगती है। लू चेन बस वहीं बैठा रहता है और एक्ट नहीं कर पाता, जबकि आसपास के लोग वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं और कहते हैं कि इससे एक ग्रेट वीडियो बनेगी। लड़की उन्हें रिकॉर्ड करना बंद करके उसकी हेल्प करने को चिल्लाती है क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आई थी। तब एमसी उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे लड़की को परेशान करना बंद करने को कहता है। वो गार्ड एक लात मार के जवाब देता है और उसे शटअप बोलता है। वो शॉक रह जाता है कि इसके पास समहाउ ब्लॉक करने की इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई। एक और बंदा डंडा लेकर रश करता है पर लू चेन उसे भी एक जोरदार एल्बो मारकर नीचे गिरा देता है। सिर्फ यहां ही एक बंदा व्हीलचेयर में बैठे बैठे बैटन्स ब्लॉक कर सकता था और लोगों को बिना खड़े हुए पीट सकता था। जिसे एल्बो पड़ी थी वो बाकियों को उसे चेयर से गिरा देने को कहता है और एक पीछे से उसे शव करने के लिए चार्ज करता है, पर अचानक कोई उसकी चेयर पकड़ लेता है। ग्लोइंग आइज के साथ वही पहले वाले आदमी बीच में आते हैं और उसे कहते हैं कि वो लोग इसे संभाल लेंगे। फिर वो उन सिक्योरिटी गार्ड्स को कूटना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद उनमें से हर एक फर्श पर पड़ा था।
वो लू चेन को टेंशन ना लेने को कहते हैं कि बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे। लू चेन को लगता है कि ये सारी चीज कुछ अजीब फील हो रही है। तभी उस जगह का बॉस बाहर आता है और गुस्से में पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई यांग ग्रुप के लिए ट्रबल खड़ी करने की। वो नीचे आता है और देखता है कि लू चेन किसी को कॉल करके रिपोर्ट कर रहा है कि क्या हो रहा है। वो ब्लॉन्ड आदमी हंसता है और कहता है कि इस शहर में किसी की उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होगी। लू चेन ने उसे वार्न किया कि वो यहां से ज्यादा 10 मिनट में चला जाए। उस आदमी ने हंसकर कहा कि उन्हें तो बस 1 मिनट चाहिए। फिर वो गुंडे रश करके अंदर आए, यहां तक कि हड्डियां न तोड़ने का जोक भी मार रहे थे। उनमें से एक मूवी सीन की तरह जंप करके आया और उसने लियन पर अपना हाथ चलाया। लियन थोड़ा साइड हटा और एक लात मारकर जवाब दिया। उसके तुरंत बाद उसने एक और अटैकर को हवा में पकड़ लिया और उसकी पसलियों में एक मुक्का जड़ दिया। इससे पहले कि बॉस रिएक्ट कर पाता, उसके आदमी ऑलरेडी पीछे की तरफ हवा में उड़ रहे थे। लियन ने बॉस की तरफ देखा और पूछा कि अब वो क्या सोचता है। उस आदमी ने जल्दी से कॉम्पेंसेशन ऑफर किया, पर लियन ने उसे सबक सिखाने के लिए फिर भी उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारा। उसने कहा कि उन्होंने एक यंग मास्टर को ऑफेंड किया है तो इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। भीड़ गैस लगाने लगी कि व्हीलचेयर वाला ये बंदा जरूर किसी रिच और पावरफुल फैमिली से होगा, पर उस पिंक हेयर्ड लड़की ने पॉइंट आउट किया कि ये बात सेंस नहीं बनाती अगर वो यहाँ एक अपार्टमेंट खरीदने आया था। लियन ने इस रूमर को वैसे ही यूज कर लिया और बोल दिया कि यंग मास्टर अभी अभी फैमिली में वापस लौटा है। लू चेन ने भी इस झूठ में साथ दिया, ये बोलते हुए कि उसे तो बस एक सिंपल लाइफ और एक आम सा घर चाहिए। 3 मिनट बाद पुलिस वहां आ गई और इन घटिया अपार्टमेंट्स को बेचने वाले उस आदमी का गेम बच गया। वो डर से कांप रहा था। प्रोटैगनिस्ट की ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से स्कैर्ड था। एक गार्ड ने कहा कि मैटर सेटल हो गया है और लियन ने उसे थैंक यू कहा। उसके बाद लियन लू चेन की तरफ मुड़ा और बोला कि उन्हें बात करने के लिए कोई शांत जगह चाहिए। एमसी को शक होने लगा कि इसका जरूर गेम से कुछ लेना देना है और उसने उम्मीद की कि वो उनसे कोई बहुत बड़ा फेवर ना मांग ले। यहां तक कि वो पिंक हेयर्ड लड़की भी उसके पास थैंक यू बोलने आई उसके काम को अमेजिंग कहते हुए, पर उसने ये कहकर टाल दिया। लियन ने फिर अपने एक आदमी को उस लड़की को रिवॉर्ड देने को कहा, जबकि वो खुद प्रोटैगनिस्ट से बात करने चला गया। एक रेस्टोरेंट में एमसी ने पूछा कि वो आखिर में है कौन। उस आदमी ने कहा कि वो ये शेयर नहीं कर सकते, पर वो ओनली आई एम सैवेज नाम के किसी इंसान को जानते हैं और उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। लू चेन ने पूछा कि वो उनकी हेल्प क्यों करे। लियन ने एक्सप्लेन किया कि गेम के अंदर छिपना शायद काम कर जाए, पर बैंक रिकॉर्ड्स छिपे नहीं रहते। तभी उसे समझ में आ गया कि उन्होंने उसे आखिर ढूंढा कैसे। लियन ने बताया कि उसकी टीम के 500 लोग स्नेक स्वैम्प में फंसे हुए हैं और उन्हें हेल्प चाहिए। अगर लू चेन अग्री करता है तो वो एक कार्ड ले सकता था और उसे किसी सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप से घर खरीदने के लिए यूज कर सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो इतने छोटे से फेवर के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं ले सकता। लियन ने उसे बताया कि वो अभी भी नहीं समझता कि ये गेम कितनी मैसिव है और अभी आगे बहुत बड़ी चीजें आने वाली हैं। एमसी इस बात पर अग्री कर गया, ये कहते हुए कि उसे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं। लियन ने बस इतना पूछा कि जब वो घर खरीदे तो वो किंशन ग्रुप के नाम से खरीदे ताकि उसे 30% डिस्काउंट मिल सके। उसने कहा ठीक है, पर पूछा कि वो लोग एक गेम के अंदर इतना पैसा और एफर्ट क्यों डाल रहे थे। लियन ने एडमिट किया कि वो फुली श्योर नहीं था, पर पूरे देश यहां तक कि मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी, तो ये मैटर दिखने में जितना लगता है उससे कहीं बड़ा था। जैसे ही लू चेन जाने के लिए उठा, उसने उन्हें 7 o'clock से 7:30 के बीच फॉरेस्ट में आने को कहा। जब लियन ने एग्जैक्ट दिन पूछा तो प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वहां पहुंचते ही वो समझ जाएंगे। वो दूसरों के मामलों में ज्यादा मिक्स्ड अप होना नहीं चाहता था, पर क्योंकि लोग उसको ट्रैक डाउन कर सकते थे इसलिए एक सेफ जगह होना मैटर करता था, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक 7:30 बजे उस कंपनी की पूरी टीम फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर फंसी हुई थी। आइटम्स मिलना इतना मुश्किल था कि सभी बैडली गियर्ड थे, फिर भी लियन ने उन्हें आगे बढ़ने को कहा। उन्हें लेवलिंग शुरू करनी ही पड़ेगी। तब वो शॉक में फ्रीज हो गए, किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहे हैं। पूरे फॉरेस्ट के सारे मॉन्स्टर्स ऑलरेडी मरे हुए पड़े थे। लियन सोच में पड़ गया कि क्या सच में एक बंदे ने ये सब अकेले किया था। लू चेन पहले ही उस एरिया को क्लियर करते हुए आगे निकल गया था और उसने बॉस को भी गिरा दिया था। 20 मिनट बाद उन्हें उस बॉस की डेड बॉडी भी मिल गई और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अकेले इन सबको सोलो कर रहा था। 2 दिन बाद कहानी उस माउंटेन एरिया पर आती है। हमेशा की तरह एमसी वुल्व्स ग्राइंड कर रहा था, जबकि उसके क्रीचर्स उस जोन को कंट्रोल कर रहे थे। ये एक 3 स्टार मॉन्स्टर था और सच कहूं तो लग रहा था जैसे गेम ने बस एक स्केलेटन का कलर चेंज करके उसे नया नाम दे दिया था। उस मॉन्स्टर ने एक लॉन्ग फ्लावर पैटर्न वाली स्कर्ट ड्रॉप की जो मूवमेंट स्पीड बूस्ट करती थी। लू चेन स्टन्ड था। इस आइटम को फाइनली ड्रॉप होने में पूरे 2 दिन लग गए थे, इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने के लिए तुरंत इसे ऑक्शन पर लगा दिया। इस गेम की सबसे डेंजरस चीज मार्केट चेक करना हो सकती है, बस ये देखने के लिए कि सेल पर क्या लगा है। ये स्कर्ट सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स के लिए थी और ये किसी भी टारगेट को 30 सेकंड्स तक कंट्रोल कर सकती थी। एक लड़की ने इसका प्रीव्यू ट्राई किया, उसको इसका लुक बहुत पसंद आया और उसने तो यहां तक इमेजिन कर लिया कि इसमें से फूलों जैसी खुशबू आएगी, इसलिए उसे ये हर हाल में चाहिए थी। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही उसने बिड की, बहुत सारे और लोगों ने उसकी प्राइस ऊपर पुश कर दी। अमीर बॉयफ्रेंड्स वाली लड़कियां उनसे इसको खरीदने की भीख मांगने लग गईं। एक ई गर्ल ने तो ये भी पोस्ट कर दिया कि वो बायर को वो सब कुछ देगी जो उसको चाहिए होगा। जब बस 5 सेकंड्स बचे थे, ऑक्शन ऑलरेडी 65,000 हिट कर चुका था। आखिरी कुछ मोमेंट्स में बिड्स और भी ज्यादा शॉट अप कर गईं। वो स्टंट थी कि आखिर कितने लोग इस स्कर्ट को चाहते थे। आखिर में ये डांसिंग फेरी नाम की एक लड़की को 13,000 में बेच दी गई। लू चेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इसके लिए इतना हार्ड फाइट करेंगे, पर उसके लिए ये परफेक्ट बात थी। ऊपर से वो इस एरिया में नेचर क्रीचर्स की ब्लड लाइन भी फार्म कर रहा था। उस नई ब्लड लाइन के साथ वो 400 मीटर तक दूर का देख सकता था और उसके सिर से एक छोटा सा प्लांट उगने लगा था। उसके बाद वो उस धुंध वाले एरिया में घुस गया जिसे वो पहले अवॉइड कर रहा था। ये लॉस्ट ईडन का रास्ता था, एक ऐसी जगह जहां लोग आसानी से खो जाते थे और मॉन्स्टर्स उन्हें ट्रिक करते थे। तभी पूरे सर्वर को एक नोटिस गया। ओनली आई एम सैवेज ने लॉस्ट ईडन का मिशन एक्टिवेट कर दिया था।
ये एक सर्वर वाइड मिशन था जो आने वाले 10 घंटों के लिए सभी का एक्सपीरियंस डबल कर देगा। रिकमेंडेड लेवल 20 था, पर लोग फिर भी इसमें घुसना चाहते थे क्योंकि पूरा सर्वर ज्वाइन कर सकता था। यहां तक कि इवेंट के लिए सभी सर्वर्स मर्ज भी होने वाले थे। जिंदा रहने के लिए सबसे बड़े गिल्ड्स ने तेजी से अपनी टीम्स फॉर्म करनी शुरू कर दी। लू चेन इस बात से अनॉयड था कि एक बार फिर से सबको पता चल गया कि वो क्या कर रहा है, और उसके ठीक सामने हेविली म्यूटेटेड वेयरवुल्व्स का एक झुंड था। ये लेवल 15 मॉन्स्टर्स थे, ग्रुप्स में आते थे और नॉर्मल वन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। तब उसे याद आया कि ये मिशन सारे वाइल्ड क्रीचर्स को बफ करता है, और क्योंकि वो और उसके वुल्व्स उसी रेस का पार्ट थे, तो इसका मतलब था कि उसके समन्स को भी बूस्ट मिलेगा और वो एक सुपर म्यूटेशन स्टेट में एंटर कर जाएंगे। इवेंट के लिए लू चेन के खुद के स्टैट्स भी डबल हो गए थे। क्योंकि मिशन अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ था, वो लिंक की लाइव स्ट्रीम चेक करने गया। प्लेयर्स मेन सिटी के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। इस बार डे 1 से भी ज्यादा लोग वहां थे। असली प्रॉब्लम ये थी कि लेवल 10 के अंदर वाले प्लेयर्स के पास प्रोटेक्शन नहीं होगी। फिर भी एक बंदा बाकी सबकी तरह जगह के लिए लड़ नहीं रहा था। ऑफकोर्स वो लू चेन था जो पहले से ही फॉरेस्ट के पास था। इकलौती बुरी बात यह थी कि उसके सिर पर उगा वो छोटा सा प्लांट उसे बहुत रिडिकुलस दिखा रहा था। फिर वो बाहर निकल पड़ा और उसने इवेंट के मॉन्स्टर्स को फार्म करना शुरू कर दिया। नेचुरली उसकी इन्वेंट्री तेजी से फुल हो गई। वो एक मिनी बॉस से जा टकराया और उसके ड्रॉप को लेकर क्यूरियस हो गया। उसने उसे लेवल 5 टैलेंट फ्रैगमेंट्स, बहुत सारे इवेंट पॉइंट्स और ऑफ कोर्स हर सेलर के फेवरेट 3 ग्रीन आइटम्स दिए। उनमें से एक क्लॉ और एक रिंग ऐसी थी जो क्रिटिकल चांस बढ़ाती थी। क्योंकि इवेंट एक्टिव था, लू चेन ने इन्हें बेचने के बजाय सब इक्विप कर लिया। उन आइटम्स और अपनी ब्लड लाइन की मदद से उसका क्रिट रेट एकदम से जंप कर गया। जब उसने मार्केट चेक किया तो प्राइसेस बहुत क्रेजी हो चुके थे, क्योंकि अचानक से हर कोई इवेंट के लिए गियर अप कर रहा था। वो सेल से हर 5 मिनट में करीब 2000 कमा रहा था और फिर और लूट के लिए वापस रश कर जाता। अब तक प्लेयर्स मॉन्स्टर्स हंट करते हुए फॉरेस्ट से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि एक डायरेक्शन में धुंध गहरी हो रही थी और सोचा कि क्या यही रास्ता था। द सर्वर ने फिर अनाउंस किया कि ओनली आई एम सैवेज और भी डीप एरिया में एंटर कर गया है, और यही वजह थी कि मिस्ट और डेंस हो गई थी। लोग उसे अकेला सर्वर इवेंट में चार्ज करने के लिए इनसेन बुला रहे थे और उनका मानना था कि वो जल्दी ही मर जाएगा। वो उस चांस का फायदा उठाकर उसको ढूंढना चाहते थे और वहां फार्मिंग करना चाहते थे। तभी लू चेन को वो एक पिलर मिल गया जिसे डिस्ट्रॉय करना था। उसने ज़ॉम्बी गर्ल पर स्विच किया और उसे अटैक करने का ऑर्डर दिया। उसने पिलर पर सीधा जंप लगाई, पर ठीक उसी वक्त एक लेवल 20 बॉस सामने आ गया। उसके सिर्फ 2 हिट्स ने 2500 से ज्यादा का डैमेज डील कर दिया। लू चेन ने अपने मिनियंस को पीछे हटने को कहा क्योंकि वो 1 शॉट हो जाएंगे। उसका पॉइजन हर सेकंड 600 का डैमेज टिक कर रहा था, पर बॉस के पास 100,000 जीपी थी। हाल ही में चीजें उसके लिए बहुत स्मूथली चल रही थी, इसलिए उसने आइटम्स का एक बड़ा स्टॉक पाइल जमा कर लिया था और अब उन्हें बर्न थ्रू करने का टाइम आ गया था। उसने अपने सारे स्टोर्ड वेब्स फेंकने शुरू कर दिए और अपने क्रीचर्स पर पोशंस यूज करना शुरू किया। फिर भी उसके समन्स को ब्रूटल डैमेज पड़ रहा था और वो लगभग मरने वाले थे। 1 घंटा निकल गया और बॉस अभी भी खड़ा था, जबकि लू चेन की सप्लाईज लगभग खत्म हो चुकी थी। बाहर बाकी प्लेयर्स अभी भी वुल्फ से डील करने में ही स्ट्रगल कर रहे थे। लिंग और उसके फ्रेंड ने नोटिस किया कि वो लोग जितनी देर उस मिस्ट में रह रहे थे उतने ही वीक होते जा रहे थे। सब जानते थे कि उन्हें जल्दी से कुछ सोचना होगा, पर तभी ओनली आई एम सैवेज ने उस एरिया में पिलर डिस्ट्रॉय करके फर्स्ट सक्सीडेड का टाइटल अर्न कर लिया। जब लू चेन रेस्ट कर रहा था, सिस्टम ने उसके रिवॉर्ड्स काउंट करना शुरू किया। उसकी जमा पूंजी का लगभग सब कुछ उसमें लग गया था, पर उसको पे ऑफ पे ट्रस्ट था। वो या तो एक ऐसी स्किल चूज कर सकता था जो उस बॉस जैसा क्रीचर समन करती, या फिर एक पेट ले सकता था, एक छोटा वुल्फ कब जो बड़े होकर कुछ सरप्राइजिंग बनता। लू चेन ने सोचा कि क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक कंट्रोल एरिया था, तो एक ऐसे पार्टनर को बड़ा करना जो उसके साथ रहे एक बेटर पिक हो सकता था, और उसने वुल्फ कब को चूज कर लिया। उसने उसे एक किंग की तरह उठाया और उसके स्टैट्स चेक किए। जैसा एक्सपेक्ट किया था, वो सुपर वीक था और बेसिकली उसके पास कुछ नहीं था। इवेंट में टोटल 8 पिलर्स थे, तो अभी 7 बचे थे। फिर उसने दोबारा अपने वुल्फ को अटैक करने के लिए भेज दिया। उसी वक्त बाकी प्लेयर्स अभी भी वुल्व्स के खिलाफ ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रहे थे। वो फाइनली लूना मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर रहे थे, पर जब ओनली आई एम सैवेज ने एक और पिलर एक्टिवेट किया तो मिस्ट वापस से और भी ज्यादा घनी हो गई। सब समझ गए कि वो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। फिर सभी प्लेयर्स के लिए एक जायंट पोर्टल खुला और वो लोग रीग्रुप होने वाले थे। यहां तक कि डायनेस्टी गिल्ड के मेंबर्स भी इवेंट में एंटर करने के लिए रेडी हो रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि वीक मॉब्स को फार्म करना वेस्ट है, इसलिए उन्होंने सीधा बॉस पर रश करने का चूज किया। तभी एक नोटिस पॉपअप हुआ। ओनली आई एम सैवेज ऑलरेडी दूसरा पिलर डिस्ट्रॉय कर चुका था, अब सिर्फ 6 बचे थे। इसने उनको पैनिक में डाल दिया और उन्होंने कसम खाई कि उन्हें उस कमीने को पकड़ना ही पड़ेगा। अब तक लू चेन ने एक छोटी चिड़िया भी उठा ली थी। वो सच में एक पेट कलेक्शन बना रहा था। बुरी बात यह थी कि उसके पोशंस खत्म हो चुके थे और शॉप में कुछ बिक नहीं रहा था। तभी उसे प्लेयर्स के चिल्लाने की आवाज आई कि एक वेयरवुल्फ पास ही है। बाकियों ने सबको वार्न किया कि शांत रहें और उसका ध्यान ना खींचें। जो बात उनको कंफ्यूज कर रही थी वो था बॉस का जायंट ओवर द टॉप नाम। तभी लू चेन को और पोशंस लेने का सबसे इजी तरीका याद आया, तो उसने अपनी पूरी आर्मी उन प्लेयर्स को वाइप आउट करने के लिए भेज दी। प्लेयर्स होपलेस थे, अकेले उसके समन्स ही उन्हें क्रश करने के लिए काफी थे। उनका लीडर अभी भी सबको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था, जब कहीं से एक अटैक आया और उसको पड़ गया। लोग डिस्ट्रॉय हो रहे थे और उस इवेंट बॉस को अनबीटेबल बुला रहे थे। अब क्योंकि बिगिनर डेथ प्रोटेक्शन जा चुकी थी, मरने का मतलब अपने आइटम्स ड्रॉप करना भी था। लू चेन ने अपने क्रीचर से सब कुछ उठवा लिया, स्पेशली पोशंस। एक ही चीज उसे परेशान कर रही थी कि बाकी प्लेयर्स और भी करीब आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साउथ में प्लेयर्स एक बॉस से फाइट कर रहे थे। उसने उनके साथ ज्वाइन न करने का चूज किया। उन्हें उसको नीचे गिराने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा और उसने लाइव स्ट्रीम्स चेक करना शुरू किया कि दूसरे एरियाज में क्या चल रहा है। अपनी स्ट्रीम पर लिंग ने कहा कि उस बॉस को मारने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो दूसरे रीजन्स में जा रही है। सदन बॉस लग रहा था कि वो गिरने वाला पहला बॉस हो सकता है।
नॉर्थ में एक 4 हाथों वाला ऑर्क था और ईस्ट में एक सींग वाला मॉन्स्टर। अब लू चेंग को पता था कि इससे पहले कि कोई उसके रास्ते में आए वो किस बॉस को जल्दी मार सकता है। उसने अपने ग्रुप को बुलाया और एक और स्वीप शुरू किया। वहां पहुंचते ही उसने स्पाइडर वेब ट्रैप यूज किया। तुम्हें लगेगा कि ये बॉस के लिए था, पर नहीं, वो दोबारा उन प्लेयर्स के पीछे पड़ा था। वो लोग कंफ्यूज थे कि वो क्रीचर उनकी तरफ क्यों आ रहा था। ऑफ कोर्स उसने उन्हें कोई चांस नहीं दिया और सबको वाइप आउट कर दिया। 8 मिनट गुजर गए। उसने क्रैब बॉस के आसपास सबको मार दिया था, तो वो उसका किल स्टील कर सकता था। क्योंकि प्लेयर्स ऑलरेडी उसकी हेल्थ कम कर चुके थे, उसने 5 मिनट में उसको खत्म कर दिया। वेस्ट में एक और ग्रुप एक डिफरेंट बॉस से डील कर रहा था और ऑफ कोर्स कोई आया, उन्हें वाइप आउट किया और वो किल भी स्टील कर लिया। 1 घंटे बाद एक छोटा शेर का बच्चा ऑलरेडी उसके पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि हर बॉस ने उसे एक और पेट दिया और अब उसके पास उन छोटों की एक पूरी लाइनअप थी। फिर सिस्टम ने सारे कब्स कलेक्ट करने पर उसे कंग्रेचुलेट किया। उसने एक लिमिटेड क्वेस्ट अनलॉक कर दी जो सिर्फ इन कंडीशंस के अंदर ही अपीयर होती है। उसे एक और स्ट्रॉन्ग क्रीचर को पिक करने के लिए कुछ क्रीचर्स की बलि देनी थी। जब उसने चॉइसेस देखी तो वो स्टन रह गया। इतनी बढ़िया चीज सच में एग्जिस्ट करती थी। एंड में उसने निधॉग द ब्लैक ड्रैगन ऑफ डिस्पेयर को चुना। 1 सेकंड बाद उसे आसमान में टेलीपोर्ट कर दिया गया और नीचे के क्रीचर्स पिलर्स के आसपास हाउलिंग करने लगे। तभी उसे इस क्वेस्ट का सैक्रिफाइस समझ आया। उसे इन क्रीचर्स को मारना था। प्रॉब्लम ये थी कि ये पता लगाना था कि उस चीज को हराया कैसे जाए जिसे वो समन करना चाहता था। असल में जो हुआ वो ये था कि वो चारों क्रीचर्स उस बॉस से लड़ने में उसकी मदद करने वाले थे। ये सीधा लू चेंग की स्ट्रेंथ को प्ले कर रहा था। एक साथ कई क्रीचर्स को मैनेज करना, एक ऐसी चीज जिसमें वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था। तभी निधॉग जमीन पर गिरा और इंस्टेंटली सब पर आग की बरसात कर दी। वो स्पेशल मूव 20,000 का डैमेज हिट किया। लू चेन ने इस फ्री हेल्प के लिए उस बॉस का शुक्रिया अदा किया और अपने ग्रुप को तेजी से सेफ्टी की तरफ ले गया। उसने ड्रैगन की लेग्स को बांध दिया ताकि वो उड़ न सके और वो अटैक दोबारा यूज ना कर सके। फिर उसने क्वेस्ट बीस्ट्स को अटैक करने भेज दिया। उनका डैमेज कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो इसमें टाइम लगने वाला था, पर उसे विश्वास था कि वो इसको हरा ही देगा। 1 घंटे बाद इवेंट के एक और पार्ट में गिल्ड्स आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उनमें से कुछ पूरी लूट सिर्फ अपने लिए चाहते थे। ऑर्डर्स पास हुए कि कोई चीट न करे क्योंकि सबने शेयर करने का अग्रीमेंट किया था, पर डायनेस्टी मेंबर्स ऑलरेडी बाकी जो भी बचा था उसे लेने आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने उस एक आखिरी पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे लू चेन ने अभी तक टच नहीं किया था। फिर सर्वर ने अनाउंस किया कि इवेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबर सीक्रेट डंजन का होगा, उसके बाद द डेविल एक्सपीरियंस। पर लोग डायनेस्टी से बहुत फ्यूरियस थे क्योंकि उन्होंने डील तोड़ी और बॉस को सिर्फ अपने लिए ले लिया था और ऐसे ही अचानक से सबको वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। उनमें से ज्यादातर लोग मिजरेबल थे क्योंकि उन्हें इवेंट से मुश्किल से ही कुछ मिला था। तो पब्लिक की भीड़ डायनेस्टी की तरफ बढ़ गई, ये डिमांड करते हुए कि जो उन्होंने लिया वो वापस करें। उनके लीडर को कोई आइडिया नहीं था कि ये किस तरह का हिडन क्वेस्ट था, क्योंकि कोई तब तक लॉग आउट नहीं कर सकता जब तक वो बंदा इसे खत्म न कर ले। वहीं दूसरी तरफ लू चेन अभी भी अंदर ड्रैगन से बैटल कर रहा था। बाहर सिचुएशंस एक टोटल केओस बन चुकी थी, जहां प्लेयर्स हर जगह एक दूसरे से लड़ रहे थे। आसपास के प्लेयर्स ने नोटिस किया कि दूसरे लोग उन डिवाइन बीस्ट को चुराने की कोशिश कर रहे थे और वो सोचने लगे कि क्या उन्हें इसमें कूदना चाहिए। जल्दी ही और भी लोग उस लड़ाई में जुड़ गए। उस पॉइंट पर हर कोई उन गिल्ड मेंबर्स को मारना चाहता था जिनके पास आइटम था और उसको अपने लिए छीनना चाहते थे। इसी बीच लू चेन ने एक लेजेंडरी क्वेस्ट क्लियर कर लिया और उसे ड्रैगन ब्लड मिला, जिसने एक हिडन मिशन ट्रिगर कर दिया जिसका नाम था डिवाइन ब्लड ऑफ द डेमोनिक सीड। सीरियसली, इतने सारे फैंसी नाम एक साथ। डिवाइन और डेमोनिक को क्यों मिक्स करना? उसे गेम के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स इकट्ठा करने थे और ड्रैगन उनमें से पहले ही एक था। ऊपर से उसे 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इविल क्रीचर्स की भी जरूरत थी। फिर उसे कई सारे डंजन्स क्लियर करने थे और उसके बाद ही वो डिवाइन ब्लड और डेमोनिक ब्लड अर्न करेगा। लू चेन स्टन्ड था। ये डेफिनेटली हार्ड होने वाला था और इसमें पूरी जिंदगी लगने वाली थी, पर द लॉस्ट ईडन मिशन आखिरकार पूरा हो गया था। उसे उस हिडन एरिया से बाहर निकाल दिया गया और वो वापस सभी को लड़ते हुए देखने आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी किस बात ने सबको इतना पागल कर दिया था। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, उन्होंने पहचान लिया कि वो वही ह्यूज नाम वाला बॉस है, पर लू चेन के पास वहां रुकने का कोई रीजन नहीं था। वो अपने टेरिटरी की तरफ भागा जहां उसके क्रीचर्स की वजह से उसको फायदा मिलता था। रास्ते में उसने किसी को डायनेस्टी के प्रिंस को चिल्लाते हुए सुना। प्रोटैगनिस्ट बस यही सोचता रह गया कि क्या वो भूल गए थे कि ये किसकी जमीन थी। उसी वक्त लिंग उस बंदे पर अटैक कर रही थी और उसे गो टू हेल बोल रही थी। उनके लिए बुरी खबर ये थी कि लू चेन के वुल्व्स बीच में आ गए और सबको फाड़ना शुरू कर दिया, जिसमें वो लीडर भी था जो लगभग इंस्टेंटली मर गया। उसके बाद एमसी ने सिर्फ वही चीजें ली जो उनके पास बची थी। अब उसे समझ आया कि ईडन इवेंट असल में इन क्रीचर्स पर एक बहुत बड़ा पीवीपी बैटल था और आखिरी टारगेट वही एक क्रीचर था जिसे उसने अभी तक क्लेम नहीं किया था। वो ये कहते हुए आगे भागा कि अगर ये ऐसे काम करता है तो वो इन सबको कंप्लीटली मोनोपोलाइज करेगा। लिंग और उसका एलाई एक प्लेयर को चेस कर रहे थे जो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी फाइनल बॉस आ गया और उसके पीछे कसके हिट किया और उसको वहीं ढेर कर दिया। 1 सेकंड बाद सभी मरे पड़े थे और लू चेन ने सारी लूट उठा ली थी। इसने द इविल बीस्ट क्वेस्ट को एक्टिवेट कर दिया। पहले की तरह ही उसे एक क्रीचर चूज करके उसके रियल में एंटर करना था ताकि वो उसे कॉन्कर कर सके। वो फौरन अंदर चला गया। इस बात का पूरा श्योर था कि अब जब वो जानता था कि ये क्वेस्ट्स कैसे काम करती हैं तो वो इसको क्लियर कर ही लेगा। 2 घंटे बाद वो पूरी तरह से थक चुका था और लॉग ऑफ करके सोने के लिए रेडी था। घर वापस आने के बाद उसे पता था कि उसने 1 मिलियन से ज्यादा कमा लिए हैं और वो अपनी बहन को सरप्राइज करना चाहता था जो घर ऑलमोस्ट कभी नहीं आती थी। फिर उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि उसकी 16 मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। उसने फौरन वापस कॉल किया और पूछा कि क्या कुछ प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि उसे बस थोड़ी कंप्लेंट करनी थी। डायनेस्टी गिल्ड उसकी टीम को लेवल अप नहीं करने दे रही थी। लू चेन ने कहा कि काश वो उसकी मदद कर पाता। उसने उसे कहा कि वो इस बात पर स्ट्रेस ना ले और आराम करे। अभी के लिए उसने अपने बारे में चुप रहने का ही डिसाइड किया ताकि कोई उन्हें कनेक्ट ना करे और उसे डेंजर में ना डाल दे। अगले दिन वो शैतान ऑलरेडी वापस चल रहा था। वो हेलमेट सच में बहुत तेजी से हील करता है।
वो लेवल 14 तक पहुंच चुका था और उसने सोचा कि 3 और लेवल्स उसको पूरी तरह से वापस नॉर्मल कर देंगे। उसके लिए ये गेम ऑलमोस्ट मैजिकल जैसी फील दे रही थी, पर वो जानता था कि उसे अभी भी केयरफुल रहना होगा। लॉग इन करते ही उसने तुरंत सबको फार्म और लेवल अप करने के लिए भेज दिया। वो डायनेस्टी गिल्ड की लाइफ मिजरेबल बनाना चाहता था, स्पेशली अपनी बहन की हेल्प करने के लिए। तो उसने लिंग की गिल्ड से कांटेक्ट किया और डायनेस्टी को ढूंढने में हेल्प मांगी। लिंग एग्री हो गई, सिर्फ ये बोलकर कि लू चेन बाद में उसको थोड़े गुड गियर बेच दे। 5 मिनट बाद वो ऑलरेडी पूरी गिल्ड को क्रश कर रहा था। बस इशू ये था कि वो अपनी बहन के करीब आना चाहता था और उसके लिए उसे एक ह्यूमन फॉर्म की जरूरत थी। फिर उसे याद आया कि हर बार जब वो 1000 क्रीचर्स को मारता है तो एक मैचिंग स्किन शॉप में अपीयर होती है, तो शायद काफी सारे ह्यूमंस को मारकर भी उनके लिए एक स्किन अनलॉक हो जाए। उसी पॉइंट से उस गिल्ड की लाइफ प्योर हेल बन गई। यहाँ तक कि 10 घंटे बाद भी वो सिटी छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उन्हें लगातार मार रहा था। फिर उसने अपनी बहन को कॉल किया और पूछा कि चीजें कैसी चल रही हैं। उसने कहा कि काफी रफ चल रहा था क्योंकि वो लोग उसे अभी भी परेशान कर रहे थे। तो उसने उसको अपना निकनेम भेजने को कहा। वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड को जानता था जो उसकी हेल्प कर सकता था। उसने पूछा कि आखिर उसकी इस सो कॉल्ड मास्टर से मुलाकात हुई कहाँ। उसने उसे कहा कि वो उस पार्ट के बारे में टेंशन ना ले और बस इतना जान ले कि वो बंदा इंसेनली स्ट्रांग है। वो आखिरकार एग्री हो गई और उसने उसे प्रॉमिस किया कि बिग ब्रदर सब कुछ संभाल लेंगे। अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए उसने अपनी बहन को गेम में ऐड किया। उसका नाम था द वन हु लव्स बिग ब्रदर द मोस्ट। ये प्रूफ उसके लिए काफी था। वो डेफिनेटली वही थी। उसने खुद को लू चेन के एक फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया और पूछा कि उसे किस तरह की ट्रबल हो रही थी। यहां तक कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर में भी वही क्रेजी छोटी बहन थी जो अपने भाई को लेकर ऑब्सेस्ड थी। उसने एक्सप्लेन किया कि डायनेस्टी गिल्ड एक क्वेस्ट को कंट्रोल कर रही है जो उस एनपीसी से टाइड है जिसकी उन्हें जरूरत थी। प्रोटैगनिस्ट को पहले से ही पता था कि इसमें कौन सा मॉन्स्टर इन्वॉल्व है और वो बॉस कहां स्पॉन होता है। उसने उसे कहा कि वो जल्दी ही उसे ढूंढने आएगा, पर पहले उसे एक और काम फिनिश करना है। फिर वो उस पूरे गिल्ड का कचूमर निकालने भाग पड़ा। उस स्पॉट पर डायनेस्टी मेंबर्स बॉस को मारने में बिजी थे। वो स्टन रह गए जब किसी ने अचानक एक मैडमैन की तरह चार्ज किया। लू चेन उन सबके पास से उड़ता हुआ निकल गया और सीधा अपना क्वेस्ट फिनिश करने चला गया। उस बॉस को एक चांस भी नहीं मिला और उसने सिर्फ कुछ पोशंस ही ड्रॉप किए। ठीक उसी वक्त उसे एक ईमेल आई जिसमें एक वीडियो था और उसने तुरंत उसे ओपन कर लिया। ये उसकी बहन ने भेजा था, तो वो देखने लगा कि गेम में उसकी बहन का कैरेक्टर कैसा लगता था। वो काफी काम रही और उसने बताया कि डायनेस्टी प्लेयर्स ऑलरेडी मरे हुए हैं, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर असल में वो अभी एक ट्रैप में चलकर आई थी। पर्पल ड्रेस में एक लड़की ने उससे कहा कि अगर वो क्वेस्ट फिनिश करना चाहती है तो उसको घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, उस औरत ने उसे एक कोड़ा मारा और पूछा कि इस निकनेम के पीछे वाला वो भाई कहाँ है। ठीक उसी वक्त लू चेन ने स्किन क्वेस्ट फिनिश कर ली और एक नया फॉर्म खरीद लिया। आखिरकार उसे एक ऑलमोस्ट नॉर्मल लुक मिल ही गया। वो खुशी से झूम उठा। अब वो काफी हैंडसम दिख रहा था और फाइनली एक इंसान पास वो होने लगा। फिर उसने अपना निकनेम चेंज करके वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग रख लिया। उसकी बहन ने मैसेज भेजा कि वो काफी स्ट्रेस में है और उसने थोड़ी देर के लिए लॉग ऑफ करने का प्लान बनाया है। लू चेन ने सोचा कि वो बिगिनर सिटी जाकर खुद वहां सब सेटल कर देगा, पर पहले उसने बस अपना थोड़ा गियर उतार दिया ताकि किसी को डराए ना। उसकी बहन ने अपना हेलमेट उतारा जो गुस्से से बिल्कुल उबल रही थी। उसके फ्रेंड ने उसे रिलैक्स करने को कहा और बोली कि उनका बॉस जल्दी ही बदला लेने वापस आएगा। पर ली यून नहीं चाहती थी कि कंपनी के बाकी लोग भी इसमें फंसे, स्पेशली अगर डायनेस्टी उनको भी मारना शुरू कर दे। वहीं हमारा लड़का एक लो लेवल जोन में घूम रहा था जब एक अजीब सा गॉब्लिन उसके पास आया। वो बस उसको मारने ही वाला था कि कुछ प्लेयर्स उधर दौड़ कर आ गए। उसके कुछ करने से पहले उस ग्रुप ने रश करके उसे पहले ही खत्म कर दिया। तभी उसको रियलाइज हुआ कि उन लड़कियों में से एक हुआ लियाओ थी, वही रियल एस्टेट ऑफिस वाली। ब्लू ड्रेस वाली उसकी दोस्त ने एक ड्रॉप उठाया और कहा कि वो इसको बेचने वाली है। फिर हुआ लियाओ की नजर उस पर पड़ी और पूछा कि क्या वो अपनी गिल्ड से बिछड़ गया है। उसने कहा कि वो किसी गिल्ड में नहीं है और अकेले गेम खेलता है। बाकी सब हंस पड़े, ये बोलते हुए कि गेम खेलने का ये बड़ा ही वाइल्ड तरीका था। फिर भी उसने वहां से नॉर्मल एडवेंचरर की तरह उनके साथ ही सी के रास्ते वापस चलने का बहाना बनाया। पर सिटी का गेट काफी ज्यादा पैक्ड था। उसने सोचा नहीं था कि बिगिनर एरिया इतना बिजी होगा और एंट्रेंस के पास ही उसे एक रैंकिंग बोर्ड दिखा। उसमें वहां के टॉप प्लेयर्स थे और उनको रोज रिवॉर्ड्स मिलते थे। हुआ लियाओ ने बताया कि फर्स्ट प्लेस वाला प्लेयर ताज एक जबरदस्त फाइटर है जिसने इस गेम पर खूब पैसा उड़ाया है। लू चेन समझ गया कि ये कॉन्टेस्ट काफी मैटर करता था और उसमें हिस्सा लेने का मन उसको काफी फन लग रहा था। एक बंदे ने उसको तुरंत रोक दिया, ये कहते हुए कि इसमें एक ही प्लेयर सोलो जीत सकता है। जब एमसी ने पूछा कौन, तो जवाब फौरन आया, वो आई एम सैवेज था। हुआ लियाओ ने फौरन पूछा कि क्या वो सैवेज ही तो नहीं है, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल एक सोलो हंटर जैसा साउंड करता था और वो किसी टीम के साथ भी नहीं था। लू चेन थोड़ा घबरा गया और फौरन मना कर दिया। उसकी दोस्त ने सबको चुप होकर चलने को कहा। ब्लू ड्रेस वाली लड़की लैंग मियाओ थी और उसने रियल लाइफ में एक्टिंग छोड़कर इस गेम में गिल्ड स्टार्ट किया था। हमारा लड़का यही सोच रहा था कि ये सब बिल्कुल सेंस बनाता था। वो लड़की सच में बेहद खूबसूरत थी। बिगिनर सिटी पूरी तरह पैक्ड थी और वो देखकर हैरान था कि ये जगह कितनी बड़ी है। तभी कोई बंदा उससे आकर कस के टकराया और उसको हटने के लिए बोला। उनका ग्रुप चलता रहा। तभी उनमें से एक मुड़कर बोला कि लियू ये युनशांग से कहो थोड़ा देखकर चले। पास में ही लोग 3 मास्टर्स के इमॉर्टल टावर वापस ट्राई करने की बातें कर रहे थे। उसने सोचा जब तक उसकी बहन ऑफलाइन है तब तक टाइम किल करने के लिए ये अच्छा तरीका होगा। तो वो उस टावर की तरफ निकल गया और वहां के लोग सोच में पड़ गए कि इतना घटिया गियर वाला प्लेयर आखिर इसमें ट्राई क्यों करेगा। वो उसके मुंह पर हंसने लगे और बोला कि वो 20 सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। पर वो आगे गया और कामली बोला कि उसको इमॉर्टल टावर चैलेंज एंटर करना है। बाकियों ने उसे एक पागल समझकर हटा दिया और उन 3 टॉप प्लेयर्स के टेस्ट पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसका ग्रुप भी सरप्राइज था और उस एक्ट्रेस लड़की को देखना था कि आखिर ये क्या कर सकता है। जो 4 अंदर गए थे
उनमें से 3 ने उसको इंस्टेंटली क्लियर कर लिया, पर ली युनशेंग ने अपना रिजल्ट हिडन ही रखा। फेंगलू नियो थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी कि उसने उसको शेयर नहीं किया। लैंग मियाओ ने उसको बाकी 3 पर ध्यान लगाने और कुछ नया सीखने को बोला। व्हाइट हेयर वाला प्लेयर काफी फायर अप लग रहा था और बोला कि इस बार वो अपना रिकॉर्ड तोड़ देगा। बाहर के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और बोले कि वो 15 सेकंड्स के अंदर ही इसको फिनिश कर लेता है। 2 मिनट गुजर गए और सब हैरान रह गए कि ये बिगिनर अभी तक अंदर था। लैंग मियाओ समझ नहीं पा रही थी कि इसका टाइम क्यों लगातार बढ़ रहा था। वो वहां पहले ही 3 मिनट और 11 सेकंड्स तक टिक चुका था। व्हाइट हेयर वाला बंदा अपना अगला रन स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा था, पर गेम उसको अंदर ही नहीं जाने दे रही थी। अंदर अपना लड़का मून वुल्फ्स को कूट कूट के बिछा रहा था। हर वुल्फ 100 कॉपर दे रहा था और उसे पैसा कमाने का ये बड़ा सही तरीका लगा। पहले फ्लोर पे 4 मिनट बिताने के बाद सिस्टम ने जबरदस्ती उसे अगले लेवल पर डाल दिया। वो थोड़ा परेशान हो गया और उसने लेवल 11 के बॉस पे ध्यान ही नहीं दिया जो बिल्कुल उसके पास खड़ा था, पर उसने इजीली उसका बजिया बना दिया और उसे 200 कॉपर भी मिल गए। 4 मिनट बाद उसको दोबारा अगले फ्लोर पे फेंक दिया गया। ऑफकोर्स उसको तो इस पैसे की जन्नत का पूरा जूस निकाल लेना था। बाहर लोग थोड़ा टेंशन में आने लगे थे क्योंकि वो 3rd फ्लोर पर काफी ज्यादा देर तक रुक गया था। लड़कियां विश्वास ही नहीं कर पा रही थीं कि वो इतना स्ट्रांग है। अगला 2 मिनट और 33 सेकंड गुजरे और बाकी चैलेंजर्स हारना शुरू हो गए। एक के बाद एक वो सारे एलिमिनेट होते गए। ग्रे हेड प्लेयर सोचने लगा कि उसे अब रुक जाना चाहिए वरना वो अंदर ही मर जाएगा, लेकिन उसने तीसरा फ्लोर फाइनली क्लियर कर ही लिया। पर चौथे फ्लोर पर कुछ प्लांट्स ने उसको थूक के बिछा दिया और उसे समझ आ गया कि ये उसकी लिमिट थी। जैसे ही वो बाहर आया, लोगों ने उसकी प्रेस शुरू कर दी और कहा कि बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ये नंबर 1 क्यों है। पास में खड़े एक दोस्त ने बताया कि 4th फ्लोर पे पहुंचना ही एक बहुत इंप्रेसिव बात है। तभी उसकी नजर पब्लिक पे गई जो लग रहा था किसी और पर ज्यादा फोकस कर रही थी। हर कोई इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि टाइमर अभी भी बढ़ रहा था और उस अनोनिमस प्लेयर ने चौथे फ्लोर पे 56 सेकंड्स पहले ही निकाल लिए थे। ली युनशेंग को काफी मजा आ रहा था क्योंकि वहां का हर मॉन्स्टर 400 कॉपर ड्रॉप कर रहा था। वो 4th फ्लोर पर पूरे 4 मिनट रुका जब तक सिस्टम ने उसको धक्का देके अगले फ्लोर पे नहीं डाल दिया। बाहर लड़कियां पूरी अमेज्ड थीं और लैंग यू समझ गई थी कि जैसे ही लोगों को ये पता चलेगा वो लोग पागल हो जाएंगे, और वो हुए भी। भीड़ जैसे पागल सी हो गई जब उन्हें दिखा कि कोई 5वें फ्लोर पर पहुंच गया है, और बहुत सारे लोगों को यही शक होने लगा कि ये ओनली आई एम सैवेज ही होगा। लेकिन जब उन्होंने लिंग जी का लाइव स्ट्रीम चेक किया तो आई एम सैवेज वहां स्ट्रीम पर बोल रहा था कि किसी दिन वो उस टावर को जरूर ट्राई करेगा। ये क्लियरली उसने जानबूझकर किया था ताकि उस पर कोई शक न करे। उसने अपना 5वें फ्लोर पे ही रुकने का डिसाइड किया क्योंकि अगर आगे जाता तो फालतू का टेंशन मिल जाता। जो पैसे मिले थे वो काफी थे, इसलिए निकलने का टाइम आ गया था। जैसे ही वो बाहर आया वो अपनी जगह पे जमा रह गया। उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उनमें से एक बंदा बोला कि ये 5वें फ्लोर पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी और उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक शेयर करने की भीख मांगी। पर पुराने नंबर 1 ने जब उसके कचरा जैसा गियर देखा तो उसने इस पे चीट करने का इल्जाम लगाया। भीड़ ने इसमें हाँ मिलाया कि किसी इतने खराब गियर वाले के लिए इतना आगे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन लू चेन ने बस इतना बोला कि उसको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और उस बंदे को वार्न किया कि ये टेरिटरी अब उसकी नहीं रही। उसके बाद वो वहां से चला गया और उस गधे को मुंह के बल स्पीचलेस छोड़ दिया। वो क्लर्क के पास गया जिसने उसे एक गिल्ड का नाम एंटर करने को बोला। वो सिर्फ रिवॉर्ड चाहता था और उसको गिल्ड चलाने का कोई शौक नहीं था। पर फिर उसको लगा कि शायद गिल्ड बनाना इतना भी बेकार आइडिया ना हो, पर उसके लिए 4 और लोग चाहिए थे। तभी उसको पहले वाले ग्रुप की लिंग म्यू के साथ गिल्ड बनने की बातें याद आईं, तो उसने उनको इनवाइट कर लिया, बोलते हुए कि वो बाद में छोड़ के जा सकते हैं। उसको उनकी सिर्फ टावर रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए ही जरूरत थी। हुआ लियाओ ने इसको मान लिया, हालांकि उसे लगा कि इतने टफ काम में उन्हें हेल्प न कर पाना थोड़ा दुख की बात थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, बस उन्हें रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन लिंगमू ने कहा कि गिल्डमेट होने के नाते वो उसकी मदद करेगी। तो फिर वो रजिस्टर करने गया जिसका चार्ज 50 सिल्वर कॉइन था। लड़कियां थोड़ी हैरान हुई कि इसके पास इतना सारा पैसा कहां से आया, पर उसने तो टावर से अभी अभी कमाया था। और इसी तरीके से उसने क्रेजी वेव के नाम से एक गिल्ड बना ली। नेचुरली लिंगमू करीब आई और बोली कि उसकी नजर थोड़ी वीक लग रही थी, पर एटलीस्ट कुछ डैमेज खाने के लिए वो उनकी मदद तो कर सकती थी। और उसी रूथलेस ढंग में उसने मना कर दिया। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर इतने लोग उसकी तरफ क्यों घूर रहे थे। जो वो चैलेंज कर रहा था वो एक गिल्ड चैलेंज था, न कि सोलो चैलेंज, और लोग बस ये सोच में थे कि ये अकेले क्यों घुस रहा था। थोड़ी ही देर में क्रेजी वेव ने 11 सेकंड्स में पहला फ्लोर क्लियर कर लिया। बोलो थोड़ा नर्वस लग रही थी, पर लिंग न्यू श्योर थी कि उनका लड़का संभाल लेगा। जब उसने पहला फ्लोर क्लियर किया तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वापस बहन की कंपनी में आते हैं। उसके एक दोस्त ने बताया कि टावर में कोई मस्त रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उसकी बहन ने पूछा कि क्या वो आई एम सैवेज है, पर जवाब था नहीं, बस एक अनोनिमस प्लेयर। वो सोच में पड़ी थी कि आखिर ये कौन हो सकता है। तभी बॉस आया और बोला कि वो लोग उन बंदों से निपटने वाले हैं जो उसे हरास कर रहे थे। ग्रुप इस बात पे फायर अप हो गया कि एरर गिल्ड में बहुत सारे एरोगेंट प्लेयर्स हैं और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। उसकी फ्रेंड ने सिंपली उन्हें थैंक यू कहा। वहीं दूसरी तरफ अपना लड़का गिल्ड चैलेंज का हर पार्ट क्लियर करता जा रहा था। वो उसे सोलो बीट कर रहा था और पहले ही तीसरे फ्लोर तक पहुंच चुका था। टाइम गुजर रहा था और यहां तक कि दिन से रात हो गई, पर लोग अभी भी बाहर वेट कर रहे थे। जब वो आखिरकार बाहर आया, भीड़ अभी भी वही थी और उसके लिए चीयर कर रही थी। लिंग याओ ने सजेस्ट किया कि उन्हें जाकर वो जगह देखनी चाहिए जहां वो गिल्ड बेस सेटअप कर सकते थे, पर अपने लड़के ने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है और वो वापस फार्म करने जा रहा है। पर उसका दोस्त बहुत पम्प्ड था। वो अब आसपास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का एक एल्डर बन चुका था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस टॉप गिल्ड में सिर्फ 4 मेंबर्स थे और वो लोग इसमें थे। वान यू ने कहा कि क्योंकि लीडर को इसकी कोई खास परवाह नहीं थी, तो उन्हें गिल्ड खुद रन करनी चाहिए और उसकी बनाई हुई फेम को यूज करना चाहिए। लिंग याओ इस बात पे पूरी तरह श्योर नहीं थी और बोली कि उन्हें पहले उससे पूछ लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने दोस्त को अपने लड़के से बात करने भेजा जो बस वापस फार्मिंग पर लग जाना चाहता था।
उस बंदे ने एक्सप्लेन किया कि वो लोग गिल्ड मैनेज करना और बाकी सब हैंडल करना चाहते हैं, पर लू चेन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और उसने उन्हें जो करना है वो करने को बोल दिया। ये सुनकर वो बंदा खुशी से पागल हो गया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चांस था। वहीं दूसरी तरफ लू चेन को अपनी बहन की ज्यादा टेंशन थी। फिर फोकस उसकी बहन के गिल्ड पर शिफ्ट होता है जो उस विप वाली लड़की का सामना कर रहे थे। उनका ब्लॉन्ड लीडर आगे बढ़ा और उस औरत को रास्ते से हटने या उनका सामना करने को कहा। उसने बस हंसकर पूछा कि वो लोग खुद को समझते क्या हैं। लीडर ने पूछा कि वो उसके गिल्ड की किसी लड़की को टारगेट क्यों कर रही थी। उसने कहा कि उसे उस लड़की का निकनेम या उसका चेहरा पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसकी पिटाई कर दी। इस बात को बकवास बताते हुए लीडर ने सबको अटैक करने को कहा, पर उस लड़की पर फिदा लड़कों की एक भीड़ उसे बचाने बीच में कूद पड़ी। और भी बुरी बात यह थी कि वो डेप्थ डायनेस्टी के गिल्ड लीडर की बीवी थी। लियो ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए और लीडर ने उसे शांत रहने को कहा। फिर वो डायनेस्टी लीडर की तरफ मुड़ा और मैटर को पीसफुली सेटल करने की कोशिश की। उस बंदे ने उन्हें बस कचरा बुलाया और कहा कि वो डरता नहीं है। लीडर ने कहा कि इस सब की कोई जरूरत नहीं थी, पर दूसरे बंदे ने वार्न किया कि उनमें से कोई भी मिशन क्लियर नहीं कर पाएगा। वो विप वाली लड़की स्मर्क करती हुई बोली कि उन्हें आगे तभी जाने दिया जाएगा अगर वो सब घुटने टेकें और उसके पैर चूम लें। किसी ने भी इस बात पर हामी नहीं भरी, तो डायनेस्टी लीडर आगे बढ़ा और बोला कि वो इसे किसी और तरीके से सेटल करेंगे। वो सीधा कैप्टन के पास गया और बोला कि यही सबसे फास्ट तरीका था। उसके बाद लू चेन का ग्रुप बुरी तरह क्रश होने लगा। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि अगर वो लोग इन मिशंस को अभी भी क्लियर नहीं कर सकते थे तो वो बाकी लोगों से कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। उसने लीडर को भागने के लिए बोला, पर उसने मना कर दिया। ये उसकी टीम थी और वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला था। तभी वहां एक हवा का झोंका आया। एनिमी लीडर ने उनकी टीम वर्क का मजाक उड़ाया, ये बोलते हुए कि इससे उनकी जान नहीं बचेगी। वो उसके पास गया और बोला कि अगर वो घुटने टेक दे तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसने जवाब दिया, सिर्फ सपनों में। उसने उसको हिट करने की कोशिश की और वो उसे मुश्किल से ब्लॉक कर पाई। कुछ ही देर बाद सब लोग रीस्पॉन एरिया में थे। उनकी पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी थी और उन सब ने कुछ आइटम्स भी खो दिए थे। लीडर दूसरी गिल्ड से मदद मांगने भी गया था। उसने कुछ मैसेजेस नोटिस किए और उन्हें खोला। ये एमसी था जो बोल रहा था कि वो आ रहा है, पर उसने रिप्लाई किया कि ये पागलपन था। वहां पूरी डेप्थ डायनेस्टी गिल्ड मौजूद थी। उसने जवाब दिया कि सब ठीक है और कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसने उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। क्या वो समझा नहीं कि उसका क्या मतलब था? उसने दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। तभी उसका लीडर वापस आया और बोला कि दूसरे गिल्ड मास्टर्स डेप्थ डायनेस्टी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। उसने कहा ठीक है, अभी के लिए उसे बस जाकर मॉन्स्टर्स को ग्राइंड करना चाहिए और लेवल अप करना चाहिए। उसे पता था कि वो लोग हमेशा के लिए उस बॉस पर कैंप करके नहीं बैठ सकते, तो उसने इस मिशन को अभी के लिए छोड़ दिया। फिर उसने बाकियों से कहा कि वो अब उन्हें परेशान नहीं करेगी और लॉग आउट कर गई। सबको बुरा लग रहा था क्योंकि वो हेल्प करना चाहते थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी एक मास्क्ड प्लेयर वहां चलकर आया। डायनेस्टी ग्रुप के पीछे खड़े होकर उसने पूछा कि क्या वही लोग थे जिन्होंने उस लड़की को मारा जो अपने भाई की इतनी परवाह करती थी। वो कोड़े वाली लड़की हंसी और उसने पूछा कि क्या वो वही भाई था और क्या वो लोग सच में उसके पीछे मरना चाहते थे। उसने उनसे कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए वो लोग माफी मांग लें। ऑफकोर्स वो लोग हंसने लगे। वो अकेला था। ठीक उसी वक्त वो आया और उसको बीच में न पड़ने को कहा क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। उसने उसे टेंशन न लेने को कहा, यह बहुत ईजी होगा। उनमें से बहुत सारे लोग हंसने लगे ये बोलते हुए कि वो एक जोक था। वो पोम्पाडोर हेयर स्टाइल वाला बंदा बोला कि वो इसको एक हिट में ही निपट देगा और लीडर ने उसे उसको जल्दी न मारने को कहा। वो उसे बीच में आने से रोकने की कोशिश करती रही। उसके जवाब देने से पहले वो बंदा उस पर झपटा। प्रोटैगनिस्ट ने कैजुअली अपना हैमर साइड से घुमाया और अटैकर का चेहरा तोड़ दिया। वो बंदा 0 हेल्थ के साथ इंस्टेंटली जमीन पर जा गिरा। तब बाकियों को समझ आया कि यह आसान नहीं होने वाला था। पर्पल बालों वाली लड़की ने पूछा कि ये क्या था और लीडर का कहना था कि ये जरूर कोई बग होगा। उसने उन सबको घुटने टेकने और माफी मांगने को कहा। लीडर ने पीछे हटने से मना कर दिया और अपनी पूरी गिल्ड को अटैक करने का ऑर्डर दिया। तो पूरा ग्रुप एक साथ एमसी पे रश किया, पर उसके हैमर का हर एक स्विंग 1900 का डैमेज डील कर रहा था और उन्हें वहीं मौत के घाट उतार रहा था। उसे हार्डली हिलना पड़ा और आधी गिल्ड पहले ही नीचे पड़ी थी। बाकी लोग इस बात से स्टंट थे कि कोई करीब 2000 का डैमेज डील कर सकता था और कुछ ने भागने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पर जैसे ही एक बंदे ने पीछे मुड़ना शुरू किया, वो पहले से उसके पीछे था और वो वहीं ढेर हो गया। ये देखकर कैप्टन ने अपने ही मेंबर्स को ढाल की तरह यूज किया और भाग गया। लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये वही है जिसने इंपोर्टेड प्लेयर्स को बर्बाद कर दिया था और बोले कि अब डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। लीडर कोलैप्स हो गया और रहम की भीख मांगने लगा। उसने उसके सिर के पीछे एक जोरदार तमाचे से जवाब दिया। फिर उसने उस विप वाली लड़की को फेस किया और उससे कहा कि माफी मांगो, वरना उसके गिल्ड को कभी चैन नहीं मिलेगा। उसने तुरंत जमीन पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया और कसम खाई कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि ये काफी नहीं था। उसको अकल ठिकाने लाने के लिए एक अच्छी पिटाई की जरूरत थी। उसने उसको एक एक्स थमा दी और कहा कि इसे तब तक यूज करो जब तक उसको अच्छा फील ना हो। उस पॉइंट पर उसकी फ्रेंड ने कहा कि वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग प्लेयर को जानती है और उसे इंट्रोड्यूस करवाने की भीख मांगी। वो उसकी तरफ मुड़ी और पूछा कि वो सच में कौन है। उसने बस इतना बोला कि उसे बताए कि वो उसके भाई का दोस्त है। उसने वो आइटम जो उस औरत ने उसके लिए छोड़ा था उसे देने की कोशिश की, पर उसने कहा कि वो बहुत वैल्यूबल था और उसे रखने को कहा। उसने ये भी कहा कि वो वेपन वैसे भी उसके किसी काम नहीं आएगा, तो इसे दे देना वेस्ट होगा। फिर उसने वादा किया कि अगर कोई फिर से उसके साथ पंगा लेगा तो वो इसे संभाल लेगा। उसके बाद वो चला गया और उसकी दोस्त ने कहा कि अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो वापस अपने एरिया में आ गया। उसने वहां कुछ ह्यूमन पिल्स खरीदी थी और सोच रहा था कि चीजें आखिर कब सुधरेंगी। फिर से लेवल बढ़ाने का वक्त आ गया था, तो उसने सबको वहां बुला लिया। पहाड़ के मॉन्स्टर्स अब काफी नहीं थे और उसे फार्म करने के लिए एक डंजन चाहिए था। उसने नोटिस किया कि दूसरे सर्वर से एक स्ट्रॉन्ग कोरियन गिल्ड पहले से ही टाइगर कैवन को क्लियर कर रही थी।
थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट में बताया गया कि थ्री सेंट्स गिल्ड वहां कम्पीट करने के लिए चाइना सर्वर के सभी लोगों को चैलेंज कर रही थी। उसने इसे एक परफेक्ट चांस की तरह देखा, ना सिर्फ डंजन रन के लिए बल्कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स के लिए भी। एक दोस्त ने लिंक को उस चैलेंज के बारे में बताया और उसने कहा कि उन बंदों में पूरे सर्वर को ललकारने की बहुत हिम्मत है। फिर भी वीडियो में दिख रहा था कि उनके मेंबर्स काफी स्ट्रांग थे और अच्छी तरह मिलकर काम करते थे। असली प्रॉब्लम ये थी कि उनके सर्वर में किसी ने इस कैवर्न के बारे में सुना तक नहीं था, तो हो सकता है कि वो लोग ऑलरेडी पीछे चल रहे हों। जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि लू चेन पहले से ही उसके अंदर था और मॉन्स्टर्स को काट रहा था। ये जगह सच में काफी अच्छी थी और इसने ग्रीन गियर भी ड्रॉप किया। अपने नए एजिलिटी बूट्स के साथ वो कहीं ज्यादा स्पीड से अटैक कर सकता था, तो उसने कैवर्न को चीरते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मार गिराया। थोड़ी ही देर में वो बॉस तक पहुंच गया। इसी बीच लिंग उस पावरफुल आइटम के बारे में बात कर रही थी जो उस गिल्ड को मिला था। उसके हिसाब से उनका पूरा सर्वर शर्मिंदा हो रहा था और वो जानना चाहती थी कि लू चेन कहां था। डंजन के अंदर प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी एक और बॉस को मार रहा था। उनमें से एक लेवल 19 का सेबर टूथ टाइगर किंग था। और भी अच्छी बात यह थी कि ब्लू ग्रेड आइटम्स ड्रॉप होना शुरू हो गए थे। उसने फिगर आउट किया कि ये बॉस एक हिडन बॉस था जो सिर्फ तभी अपीयर होता था अगर वो दूसरों को काफी तेजी से मार दे। उसी वक्त दूसरे गिल्ड के मेंबर्स अभी भी उस मॉन्स्टर के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। लिंग ने कहा कि वो पहले ही 5 बार फेल हो चुके थे, हालांकि अब वो उसके काफी करीब थे। 3 मिनट बाद वो बॉस आखिरकार गिरने वाला था। कोरियन गिल्ड मेंबर्स ने खुशी मनानी शुरू कर दी। उन सब नए आइटम्स के साथ वो और भी स्ट्रांग हो गए थे, जिसने लू चेन के सर्वर की हालत और खराब कर दी थी। लोग लगातार पूछ रहे थे कि एमसी कुछ कर क्यों नहीं रहा है और क्या उनकी साइड को चैलेंज एक्सेप्ट भी करना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो उसके अंदर एक और बॉस से लड़ रहा था। इस बॉस ने 2 ब्लू आइटम्स ड्रॉप किए थे। एक केप था जो मूवमेंट स्पीड बढ़ाता था और रात में डॉज करने की पावर देता था। स्टैट्स इतने तगड़े थे कि उसने इसे तुरंत पहन लिया। अब सिर्फ एक ही चीज वो चाहता था और वो थी एक बेटर पैंट्स, क्योंकि वो अभी भी बिगिनर गियर पहने हुए था। इसी बीच कोरियन प्लेयर्स ने डंजन को फिर से चैलेंज करने की तैयारी कर ली। 12 मिनट बाद लू चेन को एक और बॉस मिल गया। एक सिंगल हिट ने उसको बर्फ के ब्लॉक में बदल दिया। प्रोटैगनिस्ट वहीं फ्रीज हो गया और वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए उसके पास गया। उसके अगले अटैक ने बर्फ तोड़ दी और डैमेज डील किया। लकीली उसके पास बहुत सारे पोशंस और काफी हेल्थ थी जिससे वो लड़ता रह सके, तो उसने दोबारा बॉस के सिर पर जोरदार वार किया। इस बार उस बॉस ने एक स्वॉर्ड, एक क्लोक और एक मैंटल ड्रॉप किया। ये सब मिलकर एक आइस सेट बनाते थे जिसने उसे फ्रोजन स्क्रीम स्किल दी। उसे अभी तक वो पैंट्स नहीं मिली थी, पर उसे उससे भी अच्छी चीज मिली थी। वो सारे बॉस को हराने वाला पहला प्लेयर बन गया और उसने टाइगर हंटर का टाइटल कमा लिया। उस टाइटल ने उसके स्टैट्स को 10 से बढ़ा दिया। सिस्टम ने पूछा कि क्या वो चाहता है कि उसका नाम रैंकिंग पे दिखाया जाए, तो उसने नो चुना। तो अनाउंसमेंट में उसका नाम अनोनिमस ही लिस्ट किया गया। क्योंकि उसको वापस अंदर जाने से पहले 30 मिनट वेट करना था, तो उसने तब तक कुछ और करने का सोचा। पर जैसे ही वो बाहर आया वो जगह पैक थी। लोगों ने उसे अनोनिमस टावर प्लेयर के रूप में पहचान लिया और उसको ब्लू गियर पहने देखकर शॉक रह गए। वो किसी के साथ माथापच्ची नहीं करना चाहता था, तो वो वहां से चला गया। दूसरों ने कहा कि उसको भूल जाओ और चैलेंज पे फोकस करो। जब वो वहां पहुंचा उसने रैंकिंग चेक की और उसे पता चला कि ये सर्वर वाइड अपडेट नहीं होता बल्कि सिर्फ एंट्रेंस पर अपडेट होता था। सबको पता था कि थ्री सेंट्स गिल्ड को 46 मिनट्स लग गए थे और वो अभी भी फाइनल बॉस पे थे। उन्होंने आखिरकार इसे 47 मिनट में क्लियर कर लिया। लोग बहुत गुस्सा थे कि दूसरा सर्वर इतना एटीट्यूड दिखा रहा था। फिर ये खबर फैली कि फर्स्ट प्लेस एक्चुअल में एक अनोनिमस प्लेयर की थी। ऑफ कोर्स हर कोई जानना चाहता था कि वो आखिर है कौन। कुछ लोगों का कहना था कि ये फेक होना चाहिए क्योंकि इसका कोई वीडियो ही नहीं था। वो ब्लॉन्ड लड़की जिसने ये खबर शेयर की थी जानती थी कि वो अनोनिमस प्लेयर 30 मिनट में वापस आएगा। लिंग ने अपनी फ्रेंड को पकड़ा और बोली कि उन्हें उस बंदे को देखना ही पड़ेगा। जब एमसी वापस आया सब उसके ब्लू गियर को घूर रहे थे। लिंग ने उसे थैंक यू बोला और कहा कि उसने उनके सर्वर की इज्जत बचा ली है, पर उसने फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने बस उन्हें रास्ते से हटने को कहा। भीड़ शराफत से साइड में हो गई और उसके लिए एक रास्ता खोल दिया। लिंग अटेंशन से बचना चाहती थी, पर एमसी को अभी भी पैंट्स की जरूरत थी, तो उसके पास लगातार फार्मिंग करते रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हर कोई ये देखने के लिए वेट कर रहा था कि इस बार वो क्या टाइम निकालेगा। वो सीधा वापस डंजन में चला गया और अब वो पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि अब उसे रास्ता पता चल चुका था। लिंग को यकीन था कि वो फर्स्ट प्लेस पर टिके रहेंगे, पर उसकी फ्रेंड ने वार्न किया कि दूसरी गिल्ड्स उस रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। जल्दी ही एक और गिल्ड ने भी उसको क्लियर कर लिया और इस बार उन्हें 39 मिनट लगे। पर अपने लड़के को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वो डंजन से तेजी से निकल गया और जल्दी ही उसने उस छुपे हुए फाइनल बॉस को ढूंढ लिया। जबकि बाकी सभी लोग रिकॉर्ड्स तोड़ने में लगे थे, उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी और वो थी एक अच्छी पैंट्स। आखिरकार वो कर्स्ड गियर ड्रॉप हो ही गया। इस रन से उसे और भी जबरदस्त चीज मिली, जो थे कुछ पर्पल ग्रेड मटेरियल्स। सिस्टम ने उस नए रिकॉर्ड को लॉक करने को पूछा, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसके लिए उस पैंट की ज्यादा वैल्यू थी जो दुश्मनों को जला सकती थी, और वो पर्पल ड्रॉप एक्चुअली में कोई मटेरियल नहीं था, वो तो एक 2-हैंडेड स्वॉर्ड थी। इसका स्पेशल इफेक्ट उसे कॉम्बो अटैक्स चेन करने देता था। ये वेपन इंसेनली गुड था। तब तक 40 मिनट गुजर चुके थे, तो सबने अज्यूम कर लिया था कि उसने रिकॉर्ड बीट नहीं किया है, पर उनको ये नहीं पता था कि रैंकिंग्स में हिडन बॉसेस इंक्लूड नहीं होते। उसका असली क्लियर टाइम तो 38 मिनट्स था। एक स्ट्रीमर हाइप अप हो गया और उसने उसको इनक्रेडिबल कहा। जब लू चेन बाहर आया तो उसके नए गियर ने उसे एक बहुत ही खतरनाक लुक दिया था, पर जो चीज उसे सरप्राइज कर गई वो थी बाहर खड़ी और भी बड़ी भीड़। जैसे ही वो अपीयर हुआ, लोग उसके लिए चीयर करने लगे और उसकी तारीफ करने लगे कि वो कितना कूल लग रहा था। लिंग उसके करीब ही रही, ये बोलते हुए कि उसे उसकी स्वॉर्ड बहुत पसंद आई। लू चेन ने बड़े कैजुअली कहा कि ये तो बस एक बड़ी तलवार थी। फिर उसने उसे हवा में उछाला और उसके स्टैट्स देखकर सबके होश उड़ गए।
उसके बाद वो ये कहते हुए वहां से निकल गया कि वो आधे घंटे में वापस आएगा उस रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ने के लिए। इस बात ने लिंग को और भी डिटरमिन कर दिया कि वो उसका वेट करेगी। उसने पूछा कि वो इस टाइम को लेवल अप करने के लिए क्यों नहीं यूज कर लेती। इसी बीच लू चेन फौरन वापस अंदर चला गया और मॉन्स्टर्स को दोबारा क्लियर करना शुरू कर दिया। इस बार उसका रन 31 मिनट्स तक आ गिरा। हमेशा की तरह उसने अपना नाम हिडन रखा ताकि दूसरे सर्वर्स के प्लेयर्स को पता न चले कि वो कौन है। उसे अभी भी और हिडन बॉसेस चाहिए थे, पर वो खुद जानता था कि ये कुछ ज्यादा ही उम्मीद करना होगा। बाहर लड़कियां इस बात से एक्साइटेड थीं कि उसने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिर 40 मिनट बाद होने वाला रन उसने सिर्फ 10 मिनट में फिनिश कर लिया और वो बाहर आ गया, जिसपे लिंग के मुंह से अचानक निकल गया, क्या वो मर गया था? बाकी सबको भी लगा कि उसने जरूर कोई गड़बड़ कर दी होगी और वो एलिमिनेट हो गया होगा, पर जब लिंग ने रैंकिंग्स चेक की तो वो वहीं जम गई। लू चेन ने इसे 9 मिनट 42 सेकंड्स में क्लियर कर लिया था। कोरियन प्लेयर्स को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। सब जानते थे कि इस रिकॉर्ड को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस सब में सिर्फ एक वही अकेला शख्स था जो एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि उसको अभी भी और सीक्रेट बॉसेस चाहिए थे। वो निराश होकर वहां से चला गया, जिससे सब कंफ्यूज रह गए कि आखिर वो इतना नाखुश क्यों दिख रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि काफी रात हो चुकी थी और उसने सोचा कि अब टाइम आ गया है उसकी लूट बेचने का। पर ठीक उसी वक्त एक नया नोटिस पॉपअप हुआ, अगले 24 घंटों के लिए डबल एक्सप्रेस। उसने डिसाइड किया कि वो पहले वीकर गियर बेचेगा। हालांकि लेवल 15 ब्लू इक्विपमेंट को प्राइस करना काफी मुश्किल था, तो उसने सोचा कि वो कल तक वेट करेगा जब और ज्यादा प्लेयर्स उस लेवल तक पहुंच जाएंगे और तब देखेगा कि इसकी क्या वैल्यू होगी। ऊपर से बहुत से लोगों को उसके कलेक्ट किए हुए मटेरियल्स की जरूरत थी। जैसे ही उसने 7 मटेरियल्स का एक स्टैक लिस्टिंग पर डाला, वो इंस्टेंटली बिक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तेजी से बिकेंगे, तो उसने सब कुछ सेल के लिए डालना शुरू कर दिया। बस कुछ ही मिनट्स में उसने 500,000 कॉइन्स और कमा लिए। ये देखकर कि कितना पैसा आ रहा था, उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। तो वो वापस डंजन की तरफ चल पड़ा और फिर से मॉन्स्टर्स को फार्म करना शुरू कर दिया। टाइगर कैवन सच में एक एकदम परफेक्ट स्पॉट था। फिर उसे एक कॉल आई। ये वही आदमी था जिसने ब्रोकरेज में उसकी हेल्प की थी। उसने कहा कि वो डबल पेमेंट करने को तैयार थे, पर लू चेन को सिर्फ उनको ही अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी। उसने ये भी वार्न किया कि उसकी आइडेंटिटी शायद लीक हो गई थी और पूछा कि क्या उसे कोई सेफ जगह चाहिए। एमसी को पता था कि इतना पैसा इन्वॉल्व होने पर दोनों वो और उसकी बहन डेंजर में आ सकते हैं, इसलिए उसने छिपने के लिए किसी जगह के बारे में पूछा और आदमी मान गया। अपना हेलमेट उतारने के बाद उसके पास खड़े उस आदमी ने कहा कि भले ही लू चेन स्ट्रांग हो, पर जब सर्वर्स मर्ज होंगे तो उनके लिए ट्रबल हो सकती थी। उसने हामी भरी। ये बच्चा ही उनकी आखिरी उम्मीद था और अब उन्हें चाहे जो हो जाए उसी पर डिपेंड करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह अपना लड़का उठा और उसने देखा कि वो सेल से ऑलरेडी 2.34 मिलियन कमा चुका है। ठीक उसी वक्त कुरियन ग्रुप इकट्ठा हो रहा था। उनका प्लान सिंपल था, डंजन के एंट्रेंस पर कैंप करना ताकि लू चेन को टाइगर डंजन में एंटर करने से रोका जा सके। उन्होंने बड़ी सावधानी से रोल सेट किए, जिसमें यह भी तय हुआ कि समनर्स क्या करेंगे। ग्रुप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, वो चाहे जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर नंबर उनके पास था। फिर उन्होंने एक अनाउंसमेंट की और बाकी सर्वर को भी अपने साथ ज्वाइन करने को कहा। बहुत से लोग मान गए, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई एक प्लेयर सब कुछ अकेले दबाकर बैठ जाए। बाकियों का कहना था कि इतना स्ट्रांग बंदा कभी भी छुप के नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसकी आइडेंटिटी का पर्दाफाश होना चाहिए। इस बात के साथ ही एक के बाद एक गिल्ड्स उनके साथ शामिल होने लगे। वहीं दूसरी तरफ लू चेन एक दूसरे एरिया में फार्म कर रहा था और पहले से ही काफी थक चुका था। उसे पता था कि लोग कैवन पर उसका वेट कर रहे होंगे, इसलिए वहां जाने का अब कोई मतलब नहीं बनता था। इसके बजाय उसने अपने क्रीचर्स को फॉरेस्ट में फार्म करने के लिए छोड़ दिया, जबकि वो खुद पास में रेस्ट कर रहा था। वापस कैवन पर हर कोई वेट कर रहा था, पर वो लड़का वहां आया ही नहीं। उनके लीडर ने बड़े अहम तरीके से कहा कि उनका प्लान काम कर गया, क्योंकि वो वहां लेवल अप नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोरियन सर्वर के प्लेयर्स ने हर जगह ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया। लू चेन ने कहा कि ये सब हर जगह हो रहा था और अब कोई आराम से फार्म भी नहीं कर पा रहा था। एक पल बाद किसी ने लगभग पीछे से उस पर स्ट्राइक कर ही दिया, या यूं कहो उन्होंने उसको हिट किया ही था और उसे रियलाइज हुआ कि वो खुद भी फार्म नहीं कर पाएगी। उनके सर्वर लीडर ने उनकी मदद के लिए 400,000 प्लेयर्स तक ला खड़े किए थे। घर पर वापस लिंग सोच रही थी कि लू चेन अभी तक किसी की मदद क्यों नहीं कर रहा था। सच्चाई तो ये थी कि वो सो रहा था और अभी उठा ही था। तभी उसने सिस्टम मैसेजेस की बाढ़ आई हुई देखी। तब जाके उसे पता चला कि उस पे सर्वर पर हमला हो गया था। उसके ठीक बाद उसकी बहन का कॉल आया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि एक दूसरे सर्वर के प्लेयर्स ने उसको बुरी तरह पीटा था, इसलिए अब वो फार्म नहीं कर पा रही थी। वो डबल एक्सप्रेस इवेंट का फायदा उठाना चाहती थी, पर अब वहां कोई सेफ जगह बची ही नहीं थी। लू चेन ने कहा कि वो किसी फ्रेंड से बात करके सब ठीक कर देगा और उसके लिए कुछ अच्छा गियर भी ले आएगा, पर उसने बीच में बात काटते हुए कहा कि ये होपलेस है। जैसे ही वो रिस्पॉन होती थी, वो लोग उसे दोबारा मार देते थे और वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने उसे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन सेंड करने को कहा और बोला कि वो किसी फ्रेंड को वहां भेज देगा। फिर उसने कसम खाई कि इन कमीनों को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। अटैकर्स ने अपने लीडर को रिपोर्ट किया कि कोई वहां आ रहा है, पर वो अभी भी कॉन्फिडेंट था। वो अपने लड़के का गिल्ड था, जिसे वही 3 क्लोज फ्रेंड्स लीड कर रहे थे जिन्होंने पहले उसकी हेल्प की थी। फिर भी उन्हें जल्दी ही रियलाइज हो गया कि उनके पास भी इसको रोकने का कोई ज्यादा चांस नहीं है, पर लिंग ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे विश्वास था कि अपना लड़का वहां आएगा और वो वहां पहुंच गया। उसने आकर कहा कि वो ये सब अकेले संभाल लेगा। जैसे ही लोगों ने किसी को वहां आते हुए देखा, वहां पे हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। उनका लीडर ऑलरेडी कांप रहा था, ये बोलते हुए कि अनोनिमस प्लेयर वहां आ चुका है। उसने पूरी गिल्ड को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया, ये सोचते हुए कि सिर्फ नंबर्स ही उसको तबाह करने के लिए काफी होगा। पर आगे जो हुआ वो अनरियल फील हो रहा था। कोई भी उसे एक सिंगल पॉइंट का डैमेज भी डील नहीं कर पा रहा था। लू चेन चुपचाप बस वहां खड़ा रहा, जबकि सब लोग पूछने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। यहां तक कि उसके एलाइज को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका डिफेंस इतना ज्यादा है। एनिमी लीडर सोच में पड़ गया कि क्या ये डिवाइन बीस्ट द्वारा क्रिएट किया हुआ पावर गैप था। एमसी का दिमाग गर्म हो गया और बोला कि अब उन्हें उनके सर्वर पर घुसने की कीमत चुकानी पड़ेगी।
एक ही बड़ी स्लैश के साथ उसने लीडर की गिल्ड को वाइप आउट कर दिया। एक ही पल में उनमें से लगभग सब ढेर हो गए और जो जिंदा बचे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पर लू चेन आगे बढ़ता रहा, अपने रास्ते में आने वालों को गाजर मूली की तरह काटता चला गया। उसने उन्हें वार्न किया कि उन्हें प्लान सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। अब लड़कियां चीयर कर रही थीं, ये कहते हुए कि वो दोबारा इस सर्वर को बचा लेगा। उसने सबको ऑर्डर दिया कि सारे ड्रॉप गियर्स को एक ढेर में जमा करो। वो कंफ्यूज थे और पूछने लगे कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इस प्रोसेस में उन्होंने अपने आइटम्स भी गंवा दिए थे। लू चेन ने कहा कि वो इसे बेट की तरह यूज करेंगे और असली बदला लेंगे। बाकी सब मदद करने को मान गए और उसने उन्हें थैंक यू बोला। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन अभी भी वहां जमीन पर पड़ी थी, इतनी वीक की आंसर भी नहीं कर पा रही थी। तभी वो वहां आ गया और उसके आसपास मौजूद सब लोगों को मार गिराया। उसने उसे पिछली बार वाले उसी बंदे के रूप में पहचान लिया, पर अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। लू चेन ने उसे कहा कि इन लोगों ने जो भी ड्रॉप किया है उसे वो अपने नुकसान की भरपाई समझकर रख ले। उसने पूछा कि क्या वो सच में उसके भाई का दोस्त है, तो उसने हामी भरते हुए कहा हाँ, और बोला कि वो उसे बाद में थैंक यू बोल सकती है। उसके बाद वो वापस डंजन एंट्रेंस की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो ग्रुप ने सारे ड्रॉप गियर का एक बड़ा ढेर बना दिया था। उसने अपनी तलवार निकाली और उनसे कहा कि हर सर्वर, यहां तक कि फॉरेन सर्वर्स तक ये खबर फैला दो कि यहां लूट का एक पहाड़ उनका वेट कर रहा है। बहुत से लोगों को लगा कि ये जरूर कोई एग्जैजरेशन होगी, पर वहां सच में इतने आइटम्स थे कि पूरे सर्वर का गियर अप हो सकता था। लिंग ने कहा कि उनका इम्तिहान लेने का ये सबसे बेस्ट तरीका था। फिर उसने एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, लूट का ढेर दिखाया और सबको इन्वाइट किया कि हिम्मत है तो आओ और ले जाओ। स्ट्रीम देखने वालों ने उस तलवार को तुरंत पहचान लिया। कुछ ही देर में प्लेयर्स फाइनली वहां आने लगे। लिंग फिर प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ी और पूछा कि अब उसका क्या प्लान है। उसने बाकी सबको वार्निंग दी कि जो कुछ उठा सकते हो उठा लो और यहां से चले जाओ ताकि सेफली बच सको। फिर वो आगे बढ़ा और बोला कि वो उन कमीनों को कुचल देगा जिन्होंने उसके सर्वर के साथ छेड़छाड़ की है। दुश्मन उस पर झपटे, पर इस बार वो अपना सब कुछ यूज कर रहा था। वो उन्हें आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ गया। ये सब ऊपर से देखते हुए कोरियन सर्वर लीडर को रियलाइज हो गया था कि उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। लू चेन जानना चाहता था कि आखिर वो यहाँ आए क्यों थे, क्या सिर्फ डबल एक्सप्रेस इवेंट को बर्बाद करने? उस आदमी ने जवाब दिया कि वो सिर्फ इसलिए इतना गुरूर दिखा रहा है क्योंकि उसके पास डिवाइन बीस्ट स्टैट्स हैं। हालांकि ये उसकी ताकत का असली रीजन नहीं था, पर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये ऐसी अफवाह है जिसे फैलने दिया जा सकता है। वो बोले कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनों को मारा है, उनका सर्वर ही एंड में जीतेगा क्योंकि यहाँ का इवेंट तो अब ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। लू चेन ने उनसे अपने पूरे सर्वर का हिसाब चुकाने को कहा, वरना वो उनकी ऐसी हालत करेगा कि वो भुगतेंगे। उन्होंने उसका मजाक बनाया, कहते हुए कि वो बिल्कुल बेवकूफ है अगर उसे लगता है कि वो लोग कभी माफी मांगेंगे। एमसी ने जवाब दिया कि 5 दिन के अंदर वो पक्का माफी मांगेंगे। फिर उसने उन्हें मार दिया और बोला कि उन्हें बहुत जल्द सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही प्लेयर्स वापस आए, हर जगह लूट ड्रॉप होने लगी और लड़कियां हैरान रह गईं। पर लू चेन ने कहा कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसे अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। घर वापस आकर उसने डिसाइड किया कि कल वो इनके साथ हमेशा के लिए हिसाब बराबर कर देगा। 10 घंटे गुजर गए। अब वो अपना बदला लेने के लिए उनके सर्वर में एंटर कर चुका था। उसे पता था कि लॉस्ट गार्डन ऑफ ईडन इवेंट वहां एग्जिस्ट करता है और ये बिल्कुल सही टाइम है, तो उसने उनके सर्वर पर वही सेम पिलर ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट किया, सबको इस इन्वेजन का नोटिस चला गया। ये बिल्कुल वही सेम इवेंट था जिसने उसके अपने सर्वर को हिट किया था। अगर सभी 8 पिलर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो पूरा सर्वर इसमें फंस जाएगा। किसी को नहीं पता था कि लू चेन ने इसे ट्रिगर किया था और सभी लोग एक डिवाइन बीस्ट पाने के लिए एक्साइटेड थे। पर प्रोटैगनिस्ट ने उस पिलर को गार्ड करने और किसी को भी उसे क्लियर करने से रोकने का प्लान बनाया था, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि लॉस्ट गार्डन मिशन को स्टार्ट कैसे करना है। प्लेयर्स कंफ्यूजन में यहां वहां भागने लगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार कुछ वुल्व्स मिल गए। उनके लीडर ने सबको स्ट्रीम स्टार्ट करने को कहा ताकि पूरी दुनिया उन्हें एक डिवाइन बीस्ट किंग करते हुए देख सके। वापस लू चेन के सर्वर पर लड़कियां परेशान थीं कि वो प्लेयर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरे लोग पहले से ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बोलते हुए कि वो जल्द ही बदला लेने वापस आएंगे। तभी उनमें से एक ने किसी को उस पिलर के सामने खड़े हुए नोटिस किया। वो एमसी था। उसने उनसे कहा कि अगर उन्हें अंदर जाना है तो पहले उससे निपटना होगा। सबने उसे अनोनिमस के रूप में पहचान लिया और पूछा कि वो वहां क्यों है। उनके लीडर ने उन्हें घबराने से मना किया, ये कहते हुए कि वो धुंध लू चेन के गियर को अंदर से खा जाएगी। तो उन्होंने उस पर रश कर दिया, ये सोचते हुए कि उसके पास बचने का कोई चांस नहीं है। पर जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि धुंध जितनी घनी होती वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से उसका डैमेज डबल क्यों हो गया था। लीडर बार बार चिल्लाता रहा कि कोई भी पीछे नहीं हटेगा, पर प्लेयर्स बुरी तरह क्रश होते जा रहे थे। यहां तक कि जो लड़कियां ये देख रही थीं वो भी अमेज्ड थीं और उस बॉस को सुपर कूल बुला रही थीं। 1 घंटा बीत गया, वो अभी भी अकेला ही उस लाइन को होल्ड किए हुए था और पास आने वाले हर किसी को ढेर कर रहा था। उस पॉइंट पर लीडर किसी को अपने साथ लाया, जैसे कि वो कोई डील करना चाहता हो। लू चेन ने उसे तुरंत ठुकरा दिया। उसने कहा कि अभी सही वक्त नहीं आया है। उस आदमी को यह बात समझ नहीं आई, पर प्रोटैगनिस्ट ने दोबारा रिपीट किया कि बातें बाद में हो सकती हैं। तो वो पीछे हट गया और बोला कि वो वापस आएगा। एमसी ने अपने ड्रैगन को पीछे छोड़ा और उसे वार्न करने को कहा अगर कुछ भी बदलाव हो। उस सर्वर के लिए हालत सिर्फ और भी खराब हो रहे थे। मॉन्स्टर्स ने उनके आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और धुंध लगातार फैलती जा रही थी। यहां तक कि मेन सिटी भी कवर हो चुकी थी, इसलिए कोई ढंग से फार्म नहीं कर पा रहा था। तभी ऑफिशियल गिल्ड के मेंबर्स उसके पास आए और उससे रुकने को कहा, पर लू चेन ने उन्हें भी वही जवाब दिया। अभी वक्त नहीं आया था। उनके लीडर ने उससे बात को लंबा खींचने से मना किया और बस इसे खत्म करने को कहा। उसने पलटकर जवाब दिया कि उन्हें तो तब कोई शर्म महसूस नहीं हुई जब उन्होंने मिलकर उसके रीजन में प्लेयर्स का कत्लेआम किया था। उनकी सबसे बड़ी गिल्ड के प्रेसिडेंट ने पूछा कि उसकी क्या डिमांड थी और प्रोटैगनिस्ट ने उसे दफा हो जाने को कहा। जब उनके पास कोई बेहतर प्लान नहीं बचा तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फोर्स जमा करेंगे और उसे गिराने की कोशिश करेंगे। फिर लिंग उस सर्वर के लीडर्स के साथ लाइव गई।
स्ट्रीम पर उन्होंने माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। उन्होंने वो आइटम्स की लिस्ट भी उसे दे दी जो लू चेन ने डिमांड की थी। उस वक्त तक मीटिंग में मौजूद सभी लोग बहुत थके हुए लग रहे थे और उन्हें इस मुसीबत को रोकने का कोई आइडिया नहीं था। आखिर में उनका लीडर आकर खुद इन पर्सन माफी मांगने गया। लू चेन ने वार्न किया कि वो सिर्फ एक ही शर्त पर माफी एक्सेप्ट करेगा, अगर उसे उस जगह के चारों डिवाइन बीस्ट्स मिल जाएंगे। उस आदमी ने बार्गेन करने की कोशिश की पर एमसी ने साफ इनकार कर दिया, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। फिर उसने अपने सर्वर के ग्रुप को वहां बुलाया। वो खुद उन्हें डिवाइन बीस्ट्स क्लेम करने में मदद करने वाला था। जब सब कुछ इकट्ठा हो गया तो उस सर्वर वालों ने खुशियां मनाई क्योंकि वो आखिरकार वहां से जा रहा था। घर वापस आकर वो 2 दिन तक लगातार खेलने के बाद पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था। उसका लेफ्ट लेग लगभग पूरी तरह से हील हो चुका था, पर राइट वाले के लिए अभी भी कुछ और लेवल्स की जरूरत थी। तो आंसर बड़ा सिंपल था, गेम में वापस जाओ और फार्मिंग करते रहो। डंजन और उन फाइट से जो पॉइंट्स उसने कमाए थे उनसे उसने सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड पहले चूज किया। उसने लीजन ऑरा को अपग्रेड किया जिससे वो और भी ज्यादा क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता था। अब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट समन कर सकता था और बाकी सभी 25% और ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। उसने उस दूसरे सर्वर से मिले सस्ते गियर को अपनी पूरी टीम पे पहनाया। 9 डंजन्स क्लियर करने के बाद उसे लगा कि यही सही वक्त है उस रेयर गियर को बेचने का जो लोग अब मांगने लगे थे। उसके पास 42 से ज्यादा स्वॉर्ड्स थी तो उसने उन्हें ऑक्शन करने का चूज किया क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पैसा मिलता। गिल्ड के नाम का यूज करते हुए उसने इस सेल के बारे में एक बड़ा नोटिस भेजा। लोगों ने तुरंत पूछा कि क्या वो उस ट्विन स्वॉर्ड को भी बेचेगा जो वो हमेशा यूज करता था। उस रात उसने एक और ऑक्शन किक ऑफ की। हमेशा की तरह बिड्स लगातार बढ़ती गईं। उसे मिला एक सुपर रेयर केप 81,000 में बिका और क्लोक के साथ एक और सेट 100,000 में गया। फिर उसने इस हाइप का फायदा उठाया और वो स्वॉर्ड भी लगा दी जिसे वो खुद यूज कर रहा था। सबको पता था कि इसका प्राइस एकदम क्रेजी होगा और कुछ ही सेकंड्स बाद वो 210,000 में बिक गई। काफी देर बाद आखिरकार उसने सब कुछ बेच दिया। उस सर्वर की लूट और डंजन की सारी फार्मिंग को मिलाकर लू चेन ने टोटल $2 मिलियन कमा लिए। सबसे बेस्ट बात यह थी कि उसकी टांग आखिरकार ठीक हो चुकी थी। अब वो अपनी बहन के लिए एक नया घर खरीदना चाहता था और उसे दिखाना चाहता था कि वो कितना रिकवर हो चुका है। उसे ये सोचकर बड़ा फनी लग रहा था कि वो बेचारी अभी भी रोज काम कर रही थी जबकि वो उसके लिए पूरा एक घर खरीदने वाला था। एक रियल एस्टेट ऑफिस में एक लड़की घर बेचने की कोशिश कर रही थी जबकि एक बड़ा आदमी कंप्लेन कर रहा था कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक दूसरी सेल्स वुमन ने उसका मजाक उड़ाया, ये बोलते हुए कि वो हमेशा अपने लुक्स पर डिपेंड करती है पर फिर भी कोई सेल नहीं कर पाती। तभी लू चेन वहां आ गया जब वो नीचे देख रही थी। बाकियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, डिसाइड किया कि ये बिल्कुल कंगाल लग रहा है और आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ। वो आगे आई और उससे पूछा कि उसे किस तरह की जगह चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत कहा कि उसे एक विला चाहिए। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो उसकी पुरानी क्लासमेट शाओ बे थी। उसने उसे हाउसिंग प्लान्स दिखाने का ऑफर दिया पर उसने कहा कि वो रियल प्लेसेस को देखना चाहता है। उसने पूछा कि क्या उसकी कार बाहर है और उसने बताया कि उसके पास कोई कार नहीं है। बाकी औरतें जोर से हंस पड़ी, ये सोचते हुए कि जिस बंदे के पास एक कार तक नहीं है वो एक विला खरीदने की सोच भी कैसे सकता है। पर शाओ बे ने कहा कि वो उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर चल सकता है। रास्ते में उसने उसे बताया कि वो लू चेन है। उसने कहा कि उसने सुना था कि वो व्हीलचेयर में फंसा हुआ है तो उसने जवाब दिया कि वो अब काफी बेहतर है। बाद में उसने घर खरीदने के लिए उसे थैंक यू कहा और पूछा कि क्या वो कोई गेम खेलता है। उसने बताया कि वो इंपीरियन खेलता है और शायद वो दोनों वहां एक दूसरे से टकरा जाएं। वो हाउस डील इतनी फास्ट हुई कि वो जल्दी ही वापस गेम में आ गया और फिर से फार्मिंग शुरू कर दी। नए रीजन में पहुंचने के बाद उसने 1000 बैंशीज को मारकर ग्राइंडिंग शुरू की। दूर से उसे एक बड़ा सा गेट दिखा जो लग रहा था कि किसी दूसरे मैप की तरफ जाता है। एक लड़की की रूह उसके सामने खड़ी थी जो कह रही थी कि वो बहुत दुख में है और उसे मदद चाहिए। लू चेन ने पूछा कि चैलेंज क्या है तो उसने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ एक ही बंदा अंदर जा सकता है। इसे क्लियर करने के लिए उसे उस गेट के पार 500 सोल्स को हराना होगा। रिवॉर्ड वही एंशिएंट हार्ट था जिसकी उस पुराने मिशन में जरूरत थी। क्योंकि ये एक सोलो क्वेस्ट थी, ये उसके लिए परफेक्ट थी। जैसे ही वो अंदर गया उसे वहां पहले से ही कई लेवल 22 के स्पिरिट्स वेट करते हुए मिले। किसी और के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। यहाँ असली प्रॉब्लम इनकी ज्यादा तादाद थी और उसके अटैक्स ह्यूमन स्किल्स पर डिपेंड करते थे जो हार्ड हिट तो करते थे पर यहाँ के लिए आइडियल नहीं थे। यहाँ तक कि पहले 2 को गिराना भी इजी नहीं था। फिर भी लू चेन ने पेशेंस रखा। अगर वो 2 को मार सकता था तो वो 500 को भी मार ही सकता था। तो उसने सोल्स के रिस्पॉन का वेट किया और जैसे ही वो वापस आए वो तुरंत उस फाइट में दोबारा कूद गया। 10 घंटे बाद उसने आखिरकार वो मिशन क्लियर कर लिया। उसे वो एंशिएंट हार्ट मिल गया और उसने फौरन उसे यूज करने की कोशिश की पर सिस्टम ने उसे बताया कि उसे पहले अपनी ह्यूमन स्किन हटानी पड़ेगी। तो वो वापस वुल्फ फॉर्म में आ गया जिससे वो लड़की और भी ज्यादा डर गई पर उसने उसे इग्नोर किया और आइटम को एक्टिवेट कर दिया। उसका कैरेक्टर बढ़कर 5 स्टार क्वालिटी का हो गया जिससे उसे हर स्टैट में 500% का बूस्ट मिला। अब एक्साइटेड होकर वो सोचने लगा कि क्या इस एरिया में और भी ऐसी क्वेस्ट हैं। उसने उस लड़की को रोना बंद करने को कहा और जल्दी से एक्सप्लेन करने को बोला कि यहाँ और क्या क्या करना होगा। उसने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि वो बहुत अगली है, पर जब वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आया तब उसे जवाब मिल गया। उसे अब 3000 जिंदा हुई स्पिरिट्स को मारना था क्योंकि वो एक टाइम पे सिर्फ 2 को ही गिरा पा रहा था। वो जानता था कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है पर फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। आखिरकार ये क्वेस्ट थी तो उसे वो एंशिएंट आइटम्स दे रही थी जिनकी उसे जरूरत थी। जब उसने 1000 से ज्यादा लीचेस को मार दिया तो उसने उनका टैलेंट अनलॉक कर लिया जो आसपास के दुश्मनों के डिफेंस को 15 से कम कर देता था। उसके बाद उसने और भी तगड़ा पुश मारा। उस टैलेंट ने उसे दूर से अटैक करने की एबिलिटी भी दी जिससे उसका काम और भी एफिशिएंट हो गया। फिर भी उसे फिनिश करने में पूरे 3 दिन लग गए। वो थोड़ा इस बात से निराश था कि उस जगह ने एक भी गियर का पीस ड्रॉप नहीं किया था। उसके बस लेवल्स बढ़ रहे थे
तभी उसे पास में ही एक स्ट्रक्चर दिखा और वो सोच में पड़ गया कि वहां इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों जमा है। उन पत्थरों के बीच सिपाहियों की पूरी एक फौज खड़ी थी। बहुत सारी बैंशीज एक पर्पल ऑर्ब के आसपास जमा थी और ऐसा लग रहा था कि वो लोग कोई रस्म कर रही हैं। उन्हें एक लेवल 27 का बॉस, जिसका नाम वैनगार्ड लीडर था, लेड कर रहा था। उस पल लू चेन को इस बात की टेंशन हुई कि कहीं गेम उसे उससे लड़ने पर मजबूर ना करे। उस क्रीचर ने गॉड ऑफ द अनडेड को पुकारा और उस कुर्बानी को कबूल करने के लिए कहा। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड जमीन में गाड़ दी। वहां मौजूद हर कोई एक अलग ही एनर्जी के साथ चमकने लगा। उसके ठीक बाद वो बॉस और सारे क्रीचर्स वहां से गायब होने लगे। लू चेन ने डिसाइड किया कि वो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा और वापस उस लड़की के पास गया ये बताने के लिए कि मिशन डन है। उसकी वेयरवुल्फ ब्लड लाइन दोबारा इवॉल्व हुई और उसे टाइगर टैलेंट भी मिल गया, जो अब उसे क्रिटिकल हिट्स डील करने की ताकत देता था। उसने पूछा कि क्या उसे कोई और हेल्प चाहिए, पर उसने कहा कि उसने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया था। एमसी ने बहुत ही ईगरली उसको बोला कि ये बिल्कुल ठीक है, उसे तो बस ऑर्डर देना था। खतरों के साथ खेलना तो वैसे भी उसकी सबसे फेवरेट हॉबी थी। अगला क्वेस्ट उस समनिंग को रोकने का था जो हो रहा था। उसके लिए उसे उस एक्टिव फॉर्मेशन से 5000 मना चुरानी थी। उसका रिवॉर्ड 10 पिल्स थी, जिसमें से हर एक उसका मना 10,000 से बढ़ा देगी। क्योंकि उसे असली में माना की ही जरूरत थी, वो तुरंत वहां चला गया। जब वो उस फॉर्मेशन तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो डार्क बॉस अभी तक समन नहीं हुआ था। तो वो सेंटर में गया और कल्टिवेटिंग शुरू कर दी, जिससे वो उसकी माना को निचोड़ पा रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि वो बॉस बस थोड़ी देर के लिए ही आगे गया था और अब वो वापस आ रहा था। लू चेन सिर्फ यही प्रे कर सकता था कि वो बॉस उसे चुपचाप मना चुराते हुए नोटिस ना करे। पर जैसे जैसे बॉस करीब आया, उसकी स्वॉर्ड चमकने लगी। उसे सेंस हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने आसपास देखना शुरू कर दिया। तब तक वो काफी अमाउंट में मना चुरा चुका था और वहां से बच निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद वो वापस उस लड़की के पास आया और एक आखिरी मिशन मांगा। इस बार उसने उसे उस बॉस कैनबिस को मारने के लिए कहा। ये तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने उसे किसी और को ढूंढने के लिए कहा। तब उसने एक्सप्लेन किया कि उसके माना ड्रेन करने के बाद उस मॉन्स्टर की ताकत नॉर्मल पावर का सिर्फ 1/10 हिस्सा रह गई है। अगर उसने रैग्नारॉक के पोर्टल पर उस बॉस को हरा दिया तो ये एक मेजर क्वेस्ट से जुड़ा एक डंजन अनलॉक कर देगा। लू चेन को याद आया कि उसकी खुद की मिशन में भी रैग्नारॉक का जिक्र था, इसलिए उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। इसका इनाम एक यूनिक पर्पल पेट था जिसका नाम शियोमिन था। क्योंकि ये पूरे सर्वर पर अपनी तरह का इकलौता पेट था, उसने अंदाजा लगाया कि इसकी कीमत जरूर बहुत ज्यादा होगी। वो लड़की फाइट में मदद करने के लिए तैयार लग रही थी, तो उसने पूछा कि उसके पास आखिर कौन सी स्किल्स है। उसके जवाब देने से पहले ही वो अचानक वहां से उड़ गई। कोई बेटर ऑप्शन ना होने के कारण उसने उसको फॉलो किया। सेंटर में एक रेड एनर्जी स्फीयर था। उसने पूछा कि क्या ये इस फॉर्मेशन को पावर देता है और उसने उसे वार्न किया कि वो उसे टच ना करे। जब उसने वजह पूछी तो उसने एक्सप्लेन किया कि एक सिंगल टच से वो वहीं के वहीं मर जाएगा। तो लू चेन ने कहा कि अभी जो सबसे जरूरी चीज है वो है उस कैनबिस को गिराना। वो नाइट बॉस वहीं पर रेस्ट कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा ताकि वो अटैक कर सके, पर उसने वार्न किया कि उसकी एक हिट में ही वो वाइप आउट हो जाएगी। इस पर उसने पूछा कि वो आखिर वहां पर है ही क्यों। उसने याद दिलाया कि वो बॉस ऑलरेडी 10 गुना कमजोर हो चुका है और वो तो उससे भी कहीं ज्यादा कमजोर थी। लू चेन समझ गया और उसने कहा कि वो इसे अकेले करेगा, ज्यादातर इसलिए क्योंकि रिवॉर्ड अच्छा लग रहा था। फिर वो मॉन्स्टर की तरफ झपटा। उसने एक के बाद एक कई अटैक्स फायर किए। हर हिट 1600 का डैमेज दे रही थी। 30,000 जीपी के साथ इस फाइट में अभी भी बहुत टाइम लगने वाला था। तभी वो बॉस अचानक खड़ा हो गया। उस लड़की ने वार्न किया कि बच कर रहो। वो बॉस एक काउंटर स्किल यूज करने वाला था। लू चेन एक्साइटेड हो गया, ये सोचकर कि अगर इस बॉस के पास ये मूव है तो शायद वो भी इसको सीख सकता है। उसने फाइट जल्दी खत्म करने के लिए चार्ज किया, पर बॉस ने वो स्लैश रिलीज कर दी जिसे वो प्रिपेयर कर रहा था। एमसी बाल बाल बचा। अगर वो हिट उसे लग जाती तो उसका पूरा हेल्थ बार खाली हो जाता। जब तक बॉस रिकवर कर रहा था उसने थोड़ा और डैमेज स्लिप इन कर दिया। उसी वक्त वो लड़की बॉस के अगले मूव्स को पुकार के बता रही थी। वो इस बात से सरप्राइज था कि उस लड़की को उसका फाइटिंग स्टाइल कितनी अच्छी तरह पता था। फिर उस बॉस ने एक फिनिशिंग मूव के लिए अपनी सोर्ड उठा ली। उसने कहा कि इकलौती चॉइस भागना है। उन्हें किसी भी हाल में वैली के एंट्रेंस तक पहुंचना होगा, वरना वो वहीं मारे जाएंगे। वो ब्लास्ट पूरे एरिया को फाड़ते हुए निकला और लू चेन ने एडमिट किया कि वो एक बार फिर सही थी। ये इमेजिन करना मुश्किल था कि आम प्लेयर्स आखिर इस चीज को कैसे हराते। 8 मिनट बीत गए। वो अभी भी उसके मूव्स डॉज कर रहा था और उसने बॉस को अभी तक खत्म नहीं किया था। तभी उस छोटी सी लड़की ने अपने हाथ फैलाए और उसमें से एक गोल्डन लाइट निकलने लगी। लू चेन ने अपनी बची हुई सारी एनर्जी एक फाइनल हिट के लिए जमा की और अपना ब्लेड टाइगर स्ट्राइक के साथ उतारा, जिसने फाइनली उस बॉस को नीचे गिरा दिया। कैनबिस अब मर चुका था। लू चेन को रेन सोर्ड कन्वर्जन नाम की एक मिस्टिकल टेक्निक मिली और गेट ऑफ द डेड की चाबी भी। वो छोटी लड़की अपीयर हुई और सब कुछ ठीक करने के लिए उसको थैंक यू बोला। फिर उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ रह सकती है। वो बिना किसी प्रॉब्लम के एग्री हो गया और उसे वो यूनिक पर्पल पेट शाओमिन मिल गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पेट वही लड़की होगी, तो उसने उसके स्टैट्स चेक किए। उसका सबसे बड़ा पर्क उसकी इनविंसिबिलिटी थी, क्योंकि वो एक स्पिरिट थी। उसे कोई हर्ट नहीं पहुंचा सकता था। वो कुछ स्पेसिफिक बॉडीज में पोजेस भी सकती थी और बफ्स दे सकती थी। जब उसने उस की के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इससे आसपास का एक लेवल 50 डंजन ओपन होता है। लू चेन ने पॉइंट आउट किया कि एक लेवल 50 का डंजन उसके लिए इस वक्त काफी दूर की बात थी, तो उसने पूछा कि फिर ये फ्रैगमेंट किस काम आएगा। उसने जवाब दिया कि डंजन फ्रैगमेंट्स को कंबाइन करके अलग एसेंसेस बनाए जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने सो कॉल्ड घर में वापस आ चुका था। उसका बैग लूट से भरा हुआ था और वो लेवल 19 तक पहुंच चुका था। वहीं सिटी में लिंग और फॉर्मर रैंक 1 प्लेयर के बीच फाइट चल रही थी। उसने उसका वार्ड डॉज किया और सीधा उसके चेहरे पे मुक्का जड़ दिया। भीड़ इस बात से हैरान थी कि वो आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग कब और कैसे हो गई। उस बंदे ने एडमिट किया कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी, पर बोला कि अब उसने आराम से खेलना छोड़ दिया है। फिर उसने उसको सीधा छाती पर हिट किया। वो उसे खत्म करने के इरादे से एक के बाद एक कॉम्बो मारता चला गया। लिंग नीचे गिर गई और उसने ट्रैश बुलाकर और झूठी माफी मांगकर उसका मजाक बनाया।
उसने यहाँ तक कहा कि इस मैच ने साफ दिखा दिया है कि उसका पूरा गिल्ड ही वीक है। लिंग ने पलटकर जवाब दिया कि अगर वो चाहे तो उसकी बेइज्जती कर सकता था, पर इसमें उसकी गिल्ड को क्यों घसीट रहा था। उसने आंसर दिया कि वो अपनी गिल्ड का लीडर है और वो अपनी गिल्ड की लीडर थी। उसने कहा कि वो अपनी गिल्ड के नाम पर कभी दाग नहीं लगने देगी और जरूरत पड़ी तो गिल्ड ही छोड़ देगी। बाकियों को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उससे ऐसा करने को कहा। फिर उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और कहा कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाकी सबको शर्मिंदा होना पड़े। तभी किसी ने बीच में आकर पूछा कि उससे लीव करने की परमिशन आखिर किसने दी है। ऑफ कोर्स लू चेन किसी इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी गिल्ड से वैसे ही थोड़ी ना निकलने देता। हर कोई स्टंट रह गया। उन्होंने उसे पिछले कुछ टाइम से नहीं देखा था। उसने पूछा कि क्या ये सब उसे बुली कर रहे थे और लिंग ने सबको शर्मिंदा करने के लिए माफी मांगी। उसने उसे बताया कि ये उसकी गलती थी, इसलिए सबको वो खुद हैंडल करेगा। फॉर्मर नंबर 1 ने अनाउंस किया कि आज वो लोग लू चेन को क्रश कर देंगे या फिर खुद सर्वर छोड़ देंगे। उसने पॉइंट आउट किया कि पिछले 10 दिनों में चीजें काफी बदल चुकी थीं और हर कोई अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि अगर वो हार गया तो वो भी निकल जाएगा और फिर पूछा कि वो लोग लड़ाई आखिर कहां करना चाहते हैं। अब हर कोई देखना चाहता था कि असल में सर्वर किसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों गिल्ड सिटी के बाहर एक जगह जमा हो गए। लोगों ने तुरंत नोटिस कर लिया कि एमसी के गिल्ड में मेंबर्स काफी कम थे। एनिमी लीडर ने अपने हाथ फैलाए और कहा कि जिसको भी डर लग रहा हो वो अभी भाग सकता है, पर लू चेन ने अपने लोगों को जोश दिलाते हुए कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। एक फ्रेंड ने लू चेन से कहा कि वो अपना बेस्ट देंगे, पर उसने उन्हें सिर्फ टेंशन ना लेने को बोला। वो अब ये मेक श्योर करने वाला था कि उसकी गिल्ड से कोई और कभी ना उलझे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अकेले ही उन सब की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके इस एटीट्यूड से तंग आकर उन सब ने एक साथ उस पर रश कर दिया, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि स्पिरिट क्वेस्ट के बाद लू चेन कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। यहां तक कि जो लोग दूर से मैच देख रहे थे वो भी श्योर नहीं थे कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा या नहीं। उनके लीडर ने कहा कि वो आज इस सर्वर से गायब हो जाएगा, पर उसने कामली जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर उसने अपना एक डबल स्वॉर्ड स्लैश अनलीश कर दिया। ये एक ऐसा एरिया अटैक था जिसके असर में आए हर एक बंदे को 1000 से ज्यादा का डैमेज पड़ा। एनिमी लीडर स्टन रह गया। उसने कभी किसी को पूरे ग्रुप को एक साथ इतनी जोरदार हिट करते नहीं देखा था। पर लू चेन बस यहीं नहीं रुका और उसने उनकी पूरी गिल्ड को वाइप आउट करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उनका लीडर कुछ रिएक्ट कर पाता, उसकी गिल्ड ऑलरेडी जमीन पर पड़ी थी और अगले ही सेकंड में वो भी ढेर हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि प्रोटैगनिस्ट के पास इतनी ब्रूटल एरिया स्किल भी थी और उसने उनके आखिरी सांस तक उन पर कोई रहम नहीं खाया, ये पक्का करने के लिए कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अजीब बात तो ये थी कि उसकी खुद की गिल्ड उसके लिए चीयर नहीं कर रही थी। असल में वो इस बात से इतने हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रियल है या वो हैक कर रहा था। अब एक बात तो बिल्कुल साफ थी, कोई भी उनकी गिल्ड से पंगा लेने की भूल दोबारा नहीं करेगा। फिर भी लू चेन इस मैसेज को थोड़ा और लाउडली पहुंचाना चाहता था, तो वो वापस उस टावर की तरफ चला गया जहां उसने फ्लोर 5 पर पिछली बार स्टॉप किया था। इस बार वो उन अर्ली फ्लोर्स को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ गया। उसने अब काफी आगे तक जाने का प्लान बनाया था ताकि उसे जल्दी इस टावर में वापस आने की जरूरत ही न पड़े। शुरू के फ्लोर्स उसने 10 सेकंड से भी कम में क्लियर कर दिए थे। किसी ने बताया कि लू चेन 13 सेकंड से भी कम वक्त में 5वें फ्लोर तक पहुंच गया था। लोगों को अब सिर्फ एक ही चीज की फिक्र थी, क्या वो सच में फ्लोर 15 पार कर पाएगा। पर लिंग को उस पर पूरा भरोसा था। फ्लोर 12 पर यह पहली बार हुआ जब एनिमी एक सिंगल हिट से बच निकला। थोड़ी ही देर बाद वो फ्लोर 15 पर पहुंच गया। उन लड़कियों में से एक ने कहा कि लोगों को लगना शुरू हो गया है कि वो चीटिंग कर रहा है, पर उस लव स्ट्रक लड़की ने जिद पकड़ ली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस वैसा ही गिफ्टेड प्लेयर है। अगले ही सेकंड वो फ्लोर 16 पर था और उन्होंने ये कहते हुए खुशी मनाई कि अब कोई भी उनकी गिल्ड को टारगेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। पर फिर लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि वो आखिर रुकेगा कब, क्योंकि वो तब तक फ्लोर 17 पर पहुंच चुका था और उसके फौरन बाद वो फ्लोर 19 पर भी आ गया। वो फ्लोर 20 तक पहुंच गया और बिना किसी दिक्कत के एक और एनिमी को हरा दिया। फिर भी उसने थोड़ा ड्रामा करने का डिसाइड किया, जैसे कि ये उसके लिए काफी हार्ड रहा हो, और वो टावर से बाहर आ गया। हर कोई ये सोचकर इंप्रेस था कि फ्लोर 20 पर जरूर कुछ टेरिफाइंग रहा होगा। उसके बाद वो गिल्ड चैलेंज करने चला गया। असेंशन क्रिस्टल्स पाने का यही इकलौता रास्ता था और उसे पता था कि कोई और अभी तक लेवल 7 क्लियर नहीं कर सकता था। अब तक लोग उसकी ताकत के बराबर पहुंचने की उम्मीद लगभग छोड़ ही चुके थे। बाद में लिंग ने उसे थैंक यू कहा। उसने उन्हें टेंशन ना लेने को बोला। वो उनका लीडर था तो वो सबकी हेल्प करेगा। वो बस उन स्पिरिट्स को अपने लिए रखेगा और बाकी सब कुछ उन सब में बांट देगा। लिंग जानना चाहती थी कि वो इतने सारे लोगों की इस तरह हेल्प क्यों कर रहा था। उसने उसे इन सब के बारे में ना सोचने और अपनी मैजिक पावर को बढ़ाने पर फोकस करने को बोला। फिर उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए कहा और बोला कि अगर कोई उसे परेशान करे तो वो उसे कॉल कर सकती है। वो इस बात से बेहद खुश थी कि उसके लीडर को वो अभी भी याद है। अब लू चेन के सामने एक नई प्रॉब्लम थी। उसका लेवल इतना हाई हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फार्म कहां करे। इसी दौरान कुछ प्लेयर्स एक अंडरग्राउंड केव के बाहर जमा हो रहे थे। वो इस डंजन के लिए टीम्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर एमसी अकेले ही अंदर चला गया, ये उम्मीद लगाए हुए कि वहां उसे कोई छुपा हुआ एरिया मिल जाएगा। उस जगह के मॉन्स्टर्स रिडिकुलसली इजी थे, यहां तक कि लेवल 23 वाला बॉस भी उसके लिए कोई चैलेंज नहीं था। ये रन उसके लिए तभी मैटर करता अगर उसे कोई सीक्रेट वहां मिलता। बिल्कुल पिछले डंजन की तरह ओपनिंग को फास्ट क्लियर करने पर हिडन सेक्शन अनलॉक हो जाता था। फिर वहां एक नोटिस आ गया, अबिसल ज़ॉम्बी किंग आ रहा है। 5 मिनट बाद जमीन फटने लगी और मॉन्स्टर नीचे से बाहर निकल आया। ये एक लेवल 30 का डायमंड रैंक बॉस था। उसके पहले ही हिट ने लू चेन की छाती पर 4000 का डैमेज ठोक दिया और इसके ऊपर से वो 3 सेकंड के लिए अंधा हो गया। उसका फिजिकल डिफेंस और मूवमेंट स्पीड कम हो गई और उसकी मैक्स हेल्थ का 3% हिस्सा अगले 10 सेकंड्स तक हर सेकंड घटने लगा। अब जाके वो उस बॉस की पावर से सच में डर गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके जीतने का कोई चांस नहीं बचेगा। उसने अगला अटैक डॉज किया और रियलाइज किया कि ऐसे और 4 हिट्स उसे ढेर कर देंगे। फिर भी वो पैनिक नहीं कर रहा था क्योंकि बॉस काफी स्लो था।
इसलिए वो उसके अटैक्स के आसपास दौड़ते हुए अपने वार वापस कर रहा था। असली प्रॉब्लम बॉस की ह्यूज डिफेंस और उसकी बहुत बड़ी हेल्थ पूल थी, और थोड़ा बहुत डैमेज खाने के बाद उस मॉन्स्टर ने दोबारा जमीन के अंदर खुद को गाड़ लिया। लू चैन सोचने लगा कि क्या ये डंजन सच में उसकी जान ले लेगा। फिर सभी को एक नोटिस आया कि उस एरिया को तब तक के लिए पॉज कर दिया गया है जब तक कोई सीक्रेट बॉस को हरा नहीं देता। ये फाइट ही डिसाइड करती कि क्या सभी उस डंजन का दूसरा लेवल अनलॉक कर पाएंगे या नहीं। उसकी बहन बहुत गुस्से में थी। वो बॉस तक बस पहुंचने ही वाली थी और अब उसको जबरदस्ती बाहर कर दिया जाएगा। उसकी फ्रेंड ने उसको समझाया कि ये ठीक ही है क्योंकि इसे बीट करने पर अगला फ्लोर खुल जाएगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो बस उस बंदे को पीटना चाहती थी जो उसकी लेवलिंग बर्बाद कर रहा था। तभी उसकी फ्रेंड ने एक बड़ा ही ऑब्वियस पॉइंट रखा। इस पूरे सर्वर में सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा था जो उस बॉस को अकेले चैलेंज कर सकता था। वो सोचने लगी कि क्या ये सच में वही एनोनिमस प्लेयर हो सकता है। पता नहीं कैसे उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जो बंदा उसकी मदद कर रहा था वो उसका अपना ही भाई है। ये सब बस उस नकाब का कमाल था। वापस उस फाइट में चलते हैं। लू चैन लगातार जमीन पर अपना हैमर मार रहा था, पर उस बॉस को अभी भी कोई डैमेज नहीं पड़ रहा था। यहां तक कि गोस्ट के इनविजिबिलिटी बफ के बाद भी वो इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि वो बॉस है कहां। तभी वो बॉस उसके ठीक सामने जमीन से निकलकर बर्स्ट हुआ। लकीली वो इनविजिबल था, तो वो मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाया। उसने इस मौके का फायदा उठाया और उसके पीछे जाकर उसकी नेक के पीछे काटा। उसने कंटिन्यूअसली 30 मिनट तक यही प्रोसेस रिपीट की जब तक मॉन्स्टर आखिरकार जमीन पर ढेर नहीं हो गया। उसके मरने के बाद उसे एक ज़ॉम्बी मास्क और एक ढेर सारा डंजन लूट मिला, पर उनमें से एक ड्रॉप बाकियों से कहीं ज्यादा अनोखा था। ये इस डंजन से जुड़ा एक रिक्रूटमेंट ऑर्डर था। उस आइटम ने उसे एक ज़ॉम्बी किंग को रिक्रूट करने का हक दे दिया था। उसे एक ऐसा मास्क भी मिला जो दूसरे लोगों की एनर्जी और स्पीड को कम कर देता था, और साथ में वही चाबी भी जिसको वो चाहता था, जो इस डंजन के दूसरे लेवल को खोलती थी। जैसे ही उसने इसे यूज किया, सब लोग एकदम अमेज हो गए। अब उनका पूरा सर्वर काफी जल्दी लेवलअप कर सकता था। जब लू चैन बाहर आया तो वो अभी भी इनविजिबल था, पर उसकी बहन वहीं थी। उसने उसके गियर चेक किए और देखा कि वो अब काफी स्ट्रांग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे गेम की समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने जानना चाहा कि उसका लेवल और डैमेज कैसा चल रहा था। टेस्ट करने के लिए उसने उसे एक हल्का सा हिट मारा, लेकिन उसने इतना ह्यूज डैमेज कर दिया और ऊपर से उसके कॉम्बो की वजह से उस पर पॉइजन भी स्टैक हो गया। जब उसने पीछे हटने की कोशिश की तो उसने उसे वार्न किया कि रुकी रहो, वरना ये पॉइजन उसको और ज्यादा डैमेज करेगा। अगले ही पल वो बेचारी लड़की वहीं जमीन पर गिर के ढेर हो गई। लू चैन बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसने गलती से अपनी ही बहन को मार दिया था। उसकी फ्रेंड ने कंफ्यूज होकर पूछा कि उसे किसने अटैक किया। वो शांत ही रहा, बस इस बात से थोड़ा खुश था कि उसकी तरफ से कोई आइटम ड्रॉप नहीं हुआ। उसके बाद वो एक दूसरे पहाड़ की तरफ चल पड़ा। क्योंकि इस चाबी की मदद से वो किसी भी नेक्स्ट डंजन को ओपन कर सकता था, तो उसने एक हिडन स्पॉट चुना। जब उसने इसे एक्टिवेट किया तो एक गोल्डन लाइट की बीम सीधा ऊपर की तरफ चली गई। इस बात ने भी ये तय कर दिया कि वो सबसे पहले अंदर जाएगा और इसको सबसे पहले क्लियर भी करेगा। पर जब वो अंदर गया तो वहां कोई मॉन्स्टर्स थे ही नहीं। पता चला कि ये खुद उसका एक पर्सनल डंजन था। वो लोगों से इसमें एंट्री फी भी मांग सकता था और इसमें कौन से आइटम्स और मॉन्स्टर्स होंगे ये भी चूज कर सकता था। वो जल्दी ही समझ गया कि इस तरीके से वो बिना ज्यादा एफर्ट्स डाले खूब पैसा कमा सकता था, तो उसने इस डंजन को लेवल 20 तक अपग्रेड करने में ढेर सारी करेंसी खर्च की। ऊपर से वो इसमें ऐसे क्रीचर्स भी खरीद कर डाल सकता था जिनसे प्लेयर्स फाइट कर सकें। सब कुछ सेट होने के बाद अब टाइम आ गया था बिजनेस को प्रॉपर्ली खोलने का। थोड़ी देर बाद जिन प्लेयर्स ने उस बीम को नोटिस किया वो उसके पास आ गए और उन्हें वो एंट्रेंस मिल गया। वो ये जानकर शॉक्ड थे कि एक पर्सनल डंजन किसी प्लेयर का हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि एक बार में इसमें सिर्फ एक प्लेयर ही जा सकता था। वहां मौजूद स्ट्रीमर्स ने फौरन इसे शोकेस करना शुरू कर दिया। उन्होंने रिवील किया कि ये नया डंजन फेमस प्लेयर आई एम द ओनली वाइल्ड वन का था। क्योंकि लू चैन ने मॉन्स्टर के लेवल्स बहुत सोच समझ कर रखे थे, तो प्लेयर्स यहां बड़ी तादाद में फार्मिंग करने आए और वो पैसा कमाता रहा। उसके इस डंजन की सबसे बड़ी ट्रिक ये थी कि इसमें अलग अलग किस्म की आइटम ड्रॉप्स मिलती थी, लेकिन ट्विस्ट ये था कि हर नई एंट्री पिछली वाली एंट्री से ज्यादा महंगी होती थी। इसी वजह से लालच में आकर प्लेयर्स बार बार वहां लौट कर आते रहते थे। वो बस और बेटर ड्रॉप्स और व्यूज के चक्कर में आते रहते थे। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और